मांगा के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक बंदे के पेट में तलवार घुसी पड़ी है और उसके पूरे शरीर से खून निकले जा रहा है। सिस्टम भी उसको चेतावनी दिए जा रही है। इसी के साथ दिखाया जाता है कि इसके सारे के सारे साथी मारे जा चुके हैं और इन सभी को मारने वाला और कोई नहीं, इसका बेस्ट फ्रेंड येलो बालों वाला बंदा होता है। और ये बंदा काफी ज्यादा खुश हो जा रहा था, लेकिन तभी हमारा हीरो भी उससे बदला लेने के लिए अपनी पूरी की पूरी पावर लगा के एक अटैक को उसके ऊपर कर देता है, जो अटैक देखकर उसकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती है। और इसी के साथ हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि अब मारा जा चुका है। फिर वो अपने आप को वॉइड के अंदर पाता है और वो मनी मन सोचता है कि उसने कैसे कियोजो जैसे बंदे पर विश्वास कर बैठा। हालांकि उसका लास्ट हिट कियोजो को लग चुका है, वो श्योर था कि उसने कियोजो को मार दिया है। तो वो अपने आप को वॉइड के अंदर पाकर सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या अब से बस यही उसकी जिंदगी होगी। मगर धीरे धीरे कर उसको बहुत ही बदबू महसूस होती है। लेकिन तभी वो अपने ही दोहराए हुए लाइन पर गौर करता है तो वो कहता है कि आखिर ये कैसी स्मेल है। तो उसको हैरानी होती है कि वो अब तक बदबू को सूंघ कैसे सकता है। तो अगले ही पल वो रिग्रेस्ट होकर कचड़े के डब्बे से निकलता है और स्टैट विंडो खोल के देखता है वो होसोई सुबारू नाम के बंदे की बॉडी में आ चुका है और इसके रियल बॉडी का नाम भी सुबोई ही था। इस बॉडी के स्टैट्स को देखकर बोलता है ये कितना ज्यादा घटिया है। और तभी उसके दिमाग में कुछ करंट सा लगता है और उसको पता चलता है कि उसकी रियल बॉडी को मरे हुए 20 साल बीत चुके हैं और कोई भी अभी तक उसको सरपास नहीं कर पाया है। और सारी की सारी दुनिया नेक्स्ट रैंकर और टैलेंटेड बंदे का वेट कर रही है जो उसको सरपास कर सके। तभी चौंक कर जब वो कचरे के डिब्बे से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो गिर जाता है और गिरते के साथ ही वो अपने सामने एक प्लेयर टैब को देखता है। प्लेयर टैब को उठाते के साथ ही वो दोबारा से ब्लू आइस गिल्ड के बारे में सर्च करता है जो कि उसी की पुरानी टीम थी। लेकिन वो ऑनलाइन उसके टीम के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाता। लेकिन उसको ये जरूर पता चल जाता है कि अब तक ब्लू आइस नाम की एक गिल्ड है और जो उसका गिल्ड मास्टर है वो कियोजो है और जो कि अभी तक जिंदा है और उसकी आंख पर एक मास्क सा लगा हुआ है। इसको देखकर हमें पता चलता है कि लास्ट अटैक हमारे हीरो का जिससे वो अभी तक मारा नहीं गया। इसके बाद हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा हीरो और कियोजो बैठे हुए थे। कियोजो एक दिन सुबारू से कहता है कि वो ब्लू आइस को छोड़ना चाहता है। वो रीजन तो सुबारू को बताता नहीं है लेकिन कहता है कि इवेंचुअली उसको रीजन पता चल जाएगा, बस वो बाकी लोगों को फेस नहीं कर सकता। तो सुबारू सभी लोगों को बताए कि ब्लू आइस का अब कियोजो के साथ कोई लेना देना नहीं है। मगर खैर एक दोस्त होने के नाते कियोजो उससे कहता है कि जब भी वो वापस लौट कर आएगा तो वो अपना एक गिल्ड बनाएगा, वो भी एक ब्लू जोन नाम से। कुछ टाइम बाद ब्लू जोन नाम की गिल्ड बन भी गई और कियोजो जब वापस आया तो उसने सुबारू को मार डाला, वो भी दोस्ती का इस्तेमाल करके। अब जो प्रेजेंट वाला सुबारू होता है तो जब उसे पता चलता है कि 20 सालों तक अब तक ब्लू जोन जो कि कियोजो का गिल्ड है वो अब तक फ्लोर 9 पर है तो उसको बड़ा दुख हुआ कि अब तक उसको मारने के बावजूद भी 20 सालों तक अब तक वो कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। और डिटेल में रिसर्च करने पर उसको मालूम हुआ कि उसका एक मेमोरियल हॉल भी बना हुआ है। अगले सीन में जब वो अपने मेमोरियल हॉल पर जाता है तो वो बहुत ज्यादा ही फैंसी था। अंदर गया तो उसने देखा कि उसकी मेमोरी से रिलेटेड हर एक चीज वहाँ पर पड़ी हुई है। अब अगर वो इस बारे में सोचे तो अब ये कौन कर सकता है, जब ब्लू आइस गिल्ड ही नहीं रही तो ये किसने किया होगा। अभी ये सारी बातें उसको कंफ्यूज कर ही रही होती हैं। तभी एक होलोग्राफ की आवाज उसको सुनाई देती है जो कि सुबारू का बढ़ा चढ़ाकर स्पीच दिए जा रहा था। होलोग्राफिक स्क्रीन की ये आवाज सुनकर कियोजो को बहुत ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि वो कहता है कि ब्लू आइस नहीं रही तो क्या हुआ, ब्लू जोन है ना, लेकिन मरा हुआ हम तभी ब्लू आइस को डिक्लेयर करेंगे जब हम उसको भूल जाएंगे। तो ये हॉल उसको ना भूल जाने की वजह से कियोजो ने इसको बनवाया है, क्योंकि देखकर सुबारू को बहुत ज्यादा ही इंटेंसली गुस्सा आया और उसका खून उबले जा रहा था। और वो होलोग्राफिक कियोजो की तरफ देखते हुए गुस्से में सोचता है कि वो ब्लू आइस को दोबारा लेकर वापस आएगा और जो स्टोरी जो लेगेसी उसने बनाई है उसे दोबारा से दोहराएगा और ब्लू जोन को वो मिट्टी में मिला देगा। कियोजो बस वेट करे। अब जबकि सुबारू ने ये ठान लिया है तो वो ब्लू जोन और कियोजो को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देगा। तो अब ये सोचने की बात है कि वो पहला स्टेप क्या ले। अभी वो उसके बारे में सोच ही रहा था तो एक छोटा सा बच्चा आकर उसके साथ टकरा जाता है और वो गिर जाता है। जब सुबारू उसको उठाकर पूछता है कि क्या वो ठीक है तो उसको बहुत ज्यादा हैरानी होती है क्योंकि उस छोटे बच्चे ने सुबारू का मास्क पहना हुआ था। उसी बीच उस बच्चे के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और उसके मदर और जो फादर होते हैं वो दोनों सुबारू से माफी मांगते हैं कि उसके बच्चे की वजह से सुबारू को चोट तो नहीं लग गई। तो सुबारू भी ज्यादा नाटक नहीं करता और बोलता है कि ये एक लाइट बम्प था इसलिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। लेकिन तभी सुबारू नोटिस करता है कि उसके बच्चे की तरह उन दोनों ने भी सुबारू का मास्क पहना हुआ था। ये चीज सुबारू को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी
कि क्या ये चीज इन दोनों ने भी पहना है। और जब वो आस पास देखता है तो वो अपनी आंखों को मलने लगता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा, क्योंकि जितने भी आसपास लोग थे तो उन्होंने भी सुबारू का मास्क पहना हुआ था। और सुबारू इस मंजर को देखकर मन ही मन सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। वेल, इस सीन को समझने के लिए जब सीन पास्ट में गया, जब कियोजो सुबारू को मार रहा था, तो जाने से पहले कियोजो ने सुबारू से ये जरूर कहा था कि लटके हुए मुंह से उसको कुछ भी नहीं मिलेगा और वो एक विन इन विन सिचुएशन में है। अगर वो मारा भी जाएगा तो वो कुछ मेजोरिटी लोगों के लिए हीरो ही रहेगा, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तो वो यही लोग हैं जिसके बारे में कियोजो बात कर रहा था। प्रेजेंट का सुबारू कियोजो की अब बात को समझ लेता है कि आखिर वो उस वक्त क्या कहना चाहता था, मगर ये सब कुछ करने के पीछे उसके इंटेंशन क्या है, तो ये सुबारू को अब पता लगाना होगा। तभी प्रेजेंट का सुबारू पास्ट सुबारू के पिक्चर के सामने आ जाता है, और वो अकेला नहीं था, बहुत सारे लोग उसके पिक्चर के सामने खड़े हुए थे। तो किसी ने फूल रखे हुए थे तो किसी ने कैंडल रखा हुआ था। तो जितना वो अभी के लिए सोच सकता है, तो प्रेजेंट का सुबारू कियोजो के इंटेंशन को लेकर एक बात हमको समझाता है। शायद वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वो हमेशा के लिए मुझे याद रखकर वो जितनी भी अचीवमेंट ब्लू आइस ने खुद अकेले अचीव करी है, तो वो उनको अपने नाम कर ले। लोग उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगेंगे कि वो एक ऐसे हीरो की अब तक याद दिलाने की प्रयास कर रहा है जो कि वाकई में एक लेजेंड था। इसी बीच सुबारू फूलों के बीच में एक फूल को नोटिस करता है जो कि चमक रहा था। उसकी आंखों से पता चलता है कि कुछ ना कुछ उस फूल के साथ रिश्ता नाता है। वो क्राउड को चीरता हुआ अंदर की तरफ भागता है। लोग डिस्टर्ब तो होते हैं, लेकिन उसके एक्शन को देखकर वो पूछने लगते हैं कि आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो वो उस मेमोरियल के सामने बैठकर उन फूलों में से उसी फूल को उठाता है, और उस फूल को उठाकर उसको अपने पुरानी टीम के एक मेंबर की याद आती है जिसका नाम आसागिरी शिवो होता है। आसागिरी वो बंदा है जो आइस का इस्तेमाल करता है। तो ये फूल आइस से बना हुआ था, और प्रेजेंट के सुबारू को इस फूल कर उठाकर विश्वास नहीं हो रहा था कि सीयू अब तक जिंदा है। और सीयू वाकई में जिंदा होता है, क्योंकि जब सीन सीयू के ऊपर जाता है तो वो एक बिल्डिंग के टॉप पर ब्लू आइस के एक दूसरे मेंबर के साथ खड़ा हुआ था। सीयू कहता है कि ये बहुत बड़ी लक की बात है कि उन्होंने कियोजो से छिपकर एक और साल सरवाइव किया है। लेकिन उसकी टीम मेंबर, वैसे तो उसका नाम मुझे अभी नहीं पता क्योंकि इन चैप्टर्स में इनका नाम अभी रिवील ही नहीं किया, तो वो सीयू से कहती है कि वो कुछ ज्यादा ही रिलैक्स दिख रहा है, क्योंकि अगर उसको याद ना हो तो वो उसको याद दिलाती है कि कुछ ही दिन पहले वो ब्लू जोन के रेडार में आ जाते और वो पकड़े जाते, तो वो आखिरकार इतना रिलैक्स्ड क्यों है। फिर वो सीयू से कहती है कि आखिर हर साल उसको इस तरीके की खतरा लेने की क्या जरूरत, वो भी एक मेमोरियल पर जाने के लिए। फिर वो कहती है कि क्या हम एक ही समय पर बहुत सारे फूलों को उसी जगह पर रखकर नहीं आ सकते क्या, ताकि वो सुकून और आराम की जिंदगी गुजारे। तो सीयू खुद को रिवील करता हुआ कहता है कि तुम्हें क्या पता, क्योंकि उसका दिल हर बार कहता है कि कहीं ना कहीं सुबारू उसके फूल को जरूर नोटिस करेगा, क्योंकि वो उसका फेवरेट फूल जो था। अब वो लड़की सीयू से पूछती है कि क्या अब भी उसे लगता है कि वो अब भी जिंदा है, तो सीयू कहता है कि आज तक 20 सालों में उसने उसकी बॉडी आज तक नहीं देखी। तो इसकी उसी हंच की वजह से वो लड़की बिल्कुल भी खतरा मोड़ लेना नहीं चाहती, क्योंकि कियोजो हालांकि 20 साल हो चुके हैं लेकिन उनको ढूंढना नहीं छोड़ा, और वो वक्त दूर नहीं है कि सुबारू को ढूंढते ढूंढते वो कियोजो के हाथ लग जाएंगे। उनका सुबारू को ढूंढने से पहले वो कियोजो के हाथ में होंगे, जो कि वो लड़की तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। लेकिन उसके एक्सप्रेशन को देखकर लड़की फ्रस्ट्रेट होकर बोली कि तुम कभी भी नहीं सुधरोगे, चलो मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देती हूँ। अगर सुबारू जिंदा होता तो उन सबको 20 सालों तक वेट क्यों कराता, 20 सालों तक उसने अभी तक कोई हिंट क्यों नहीं छोड़ा है। तो सीयू कहता है कि शायद हो सकता है कि वो भी हमारी तरह कियोजो से छिप रहा हो। जिसके बाद शाम का वक्त होता है और हम सुबारू को हाफते हुए देखते हैं। उसको बहुत ज्यादा पसीना आया था क्योंकि वो भागते भागते एक पुरानी जगह पर आता है, और अपने मन ही मन अब तक उससे सीयू के जिंदा रहने की सोच चल रही थी, और वो बार बार दोहराता है कि क्या सच में वो जिंदा है। सीयू जिंदा तो होगा क्योंकि उसने ये फूल छोड़ा है। अगले ही सीन में हम सुबारू यानी कि प्रेजेंट के सुबारू के रूम पर चलते हैं। उसके रूम पर आने के बाद पास्ट का सुबारू बोलता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा ही करीब है, इसके पेरेंट्स का कुछ भी अता पता नहीं है, और ये एक ऐसे मकान में रहता है, सिर्फ छत है, खाने को कुछ नहीं, पीने का पानी नहीं, इसलिए ये बंदा कचड़े के डिब्बे में था। मगर इसके अलावा भी जो प्लेयर टैब था तो उसमें ब्लू आइस के बारे में उसने वो सब कुछ पता लगाया जो कि अब तक इन 20 सालों में हुआ है। ब्लू आइस के मेंबर के बारे में भी उसने सर्च करा, मगर जो
जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक पर आता था वो सिर्फ ब्लू जोन के लोग और कियोजो ही था। मगर खैर वो फूल को देखकर वो 50% श्योर तो है कि उसकी टीम अभी तक जिंदा होगी, जिसमें से श्योरली सीयू तो जिंदा ही है। बाद में वो अपना सिर पकड़ के सोचता है कि 20 सालों तक वो सब लोग जिंदा थे और बस छिपते हुए ही आ रहे हैं। ये चीज सुबारू को बहुत ज्यादा निराश करती है, मगर उनके छिपने का रीजन भी वैलिड है, क्योंकि रीजन कियोजो ही था। वो कभी भी उन लोगों को पब्लिकली सामने नहीं आने देगा जो कि सच के बारे में जानते हैं और उसको एक्सपोज कर सकते हैं। तो उनका पब्लिकली ना आना इस बात का अंदेशा देता है कि कियोजो उन सभी को अब तक ही ढूंढ रहा है। अगर सुबारू लास्ट टाइम के बारे में सोचे तो उसे ये तो नहीं पता कि बस उस झोंके से सीयू ही जिंदा है, मगर सीयू अब तक सर्वाइव किया है तो इसका मतलब बाकी लोग भी जिंदा ही होंगे। बस उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन सुबारू के पास नहीं है, लेकिन अभी के लिए वो बिल्कुल भी बेवकूफी तो नहीं करेगा। अपने टीम मेंबर का जिंदा होना ही बहुत बड़ी बात है। बस वो उनको अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं ढूंढेगा, क्योंकि इस बॉडी में अपने ओल्ड टीममेट को रीच आउट करना ऐसा है जैसे कि एक सुसाइड करना। उसका कवर बहुत ही जल्दी एक्सपोज हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बॉडी में पावर बिल्कुल भी नहीं है, तो वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाएगा। हर एक स्टेप सोच समझ के लेना होगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और अब सबसे इम्पोर्टेंट काम है अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ को वापस लाना। और इस होसोई सुबारू के बॉडी में होकर इसकी मेमोरी से पता चली है कि 2 दिन के अंदर अंदर प्लेयर क्वालिफिकेशन टेस्ट होगा। बस उस टेस्ट में सुबारू इस उम्मीद को लेकर जाएगा कि अगर उसके टीम मेंबर जिंदा होंगे तो वहां पर वो जरूर आएंगे और इवेंचुअली उसके टीम मेंबर से प्रेजेंट के सुबारू मुलाकात होगी। इसके बाद क्वालिफिकेशन टेस्ट का सीन दिखाया जाता है। हॉल में टेस्ट डायरेक्टर जो था वो हियोजो था, और जिस बंदे का उन्होंने अभी अभी टेस्ट लिया है तो उसने बस 2 गॉगलिन को मार कर ही उसकी हवा टाइट हो गई है। हियोगो बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंट हुआ आज की जनरेशन पर, और वो बंदा 2 गॉगलिन्स की डेड बॉडी को देखकर ऐसे हाफता है जैसे कि पूरे झुंड को उसने हराया है। हियोगो उस बंदे से कहता है, तुम मरते मरते बचे हो, तो अब बताओ मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे प्लेयर होने की क्वालिफिकेशन को आगे नहीं बढ़ा सकता, तो क्या तुम नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहोगे? वो बंदा हियोगो की बात सुनकर बोलता है, और भी है क्या? तभी उसके सामने एक मैसेज आता है और उसमें बताया जाता है कि अगर वो नेक्स्ट स्टेप को एक्सेप्ट करेगा तो एक और ज़ॉम्बी स्पॉन होगा, और वो ये जब तक कर सकता है जब तक कि इसमें हिम्मत हो। मतलब कि नेक्स्ट स्टेज के साथ एक एक ज़ॉम्बी स्पॉन होता जाएगा। जिसको सुनकर वो बंदा बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, अभी अभी तो मैं मरते मरते बचा हूँ इन 2 गॉगलिन से लड़ते हुए। वो पागल नहीं है जो दूसरा टेस्ट भी एक्सेप्ट करेगा। तो हियोगो बोलता है कि अब क्या करना है तुम्हारा बच्चे, चलो यहाँ से दफा हो जाओ। और गायब होते हुए वो बंदा बोलता है कि सर टेस्ट तो टेस्ट होता है ना, मैंने पास तो कर दिया। लेकिन हियोगो उसकी एक बात भी नहीं सुनता और निराश होके बोलता है कि बस आज की जनरेशन तो काफी ज्यादा खराब है। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि इस जनरेशन में इतने बेकार प्लेयर देखने को मिलेंगे जिनको बस एक प्लेयर बनना है। बस एक आज की जनरेशन में सिर्फ एक बंदा उसे पसंद आया है, तो वो आइजैक है, जो कि रेनहार्ट का बेटा है, जिसने लगभग 20 स्टेजेस को पार कर दिया था। मतलब कि उसने अकेले 20 गॉगलिन्स का मुकाबला किया है और उसमें वो जीत भी चुका था। हियोगो को एक तरफा रिलीफ भी फील होता है कि आज का टेस्ट तो बड़ा ही आसान है, कुछ ढंग का मिल ही नहीं रहा और बस जल्दी जल्दी खत्म हो जा रहा है। और अगली बारी हमारे मेन कैरेक्टर सुबारू की होती है। सुबारू सामने से आता है और हियोगो उसके नाम को देखकर कहता है कि बच्चे, तुम्हारा जो ये नाम है ये बड़ा ही कमाल का नाम है, तुम्हें अच्छे से पता ही होगा। होपफुली जो ये नाम तुम्हें दिया गया है तो उतना तो तुम में दम होना ही चाहिए। मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहता, ठीक है? और अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो अब वो टेस्ट को शुरू करेगा। और जैसे ही सिस्टम मैसेज देता है कि 2 गॉगलिन्स आ चुके हैं, तो सुबारू हियोगो के करीब से इतनी तेजी से निकलता है कि वो बिल्कुल भी नोटिस ही नहीं कर पाता और वो 2 गॉगलिन्स के सर को धड़ से अलग कर देता है। हियोगो के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो कहता है कि ये क्या था। और अब हमें सुबारू से पता चलता है कि 2 दिनों से लगातार इस बॉडी को ट्रेन करते हुए इस ट्यूटोरियल में आया है। बस इस बॉडी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन इसकी जो एबिलिटी है तो पास्ट का सुबारू उसको ठीक तरीके से यूज नहीं कर पाया। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि क्या वो नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहता है। तो सुबारू कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बस वो टाइम को वेस्ट ना करे और बस लगातार गॉगलिन्स को भेजता ही रहे। और अगले पल हियोगो का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि पूरा एरिना गॉगलिन्स की लाशों से भरा पड़ा था और वो फाइनल लेवल तक पहुंच चुका था। हियोगो को बहुत ज्यादा ही हैरानी हो रही थी, क्योंकि वो जिस तरीके की स्वॉर्डमैनशिप दिखा रहा है, तो ना सिर्फ बस उसकी स्वॉर्डमैनशिप बल्कि उसके एनिमीज के नेक्स्ट स्टेप को प्रेडिक्ट कर लेता है, और वो भी 3 स्टेप आगे। और अगर उसकी स्वॉर्डमैनशिप की बात की जाए तो वो जैसे कि नेक्स्ट लेवल पर हो। ऐसा लगता है जैसे कि पास्ट सुबारू दोबारा जिंदा हो गया हो और अपने कर्तव्य दिखा रहा है। और
और लास्ट स्टेप के गॉगलिन को हराने के बाद सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि क्या वो बॉस के साथ लड़ना चाहता है। तो प्रेजेंट का सुबारू कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो एक बार ट्राई करते हैं, और एकदम से ही बॉस उस एरिना में आ जाता है। पीछे से ह्यूगो प्रेजेंट के सुबारू से कहता है कि पता है तुम्हारा नाम कमाल का है और तुम भी कमाल के हो, लेकिन तुम अभी तक एक प्लेयर नहीं बने हो, तो तुम एक बॉस को नहीं हरा सकते हो, वो एक अलग ही लीग पर होता है। तभी ह्यूगो कहता है कि वो एक कमाल का प्लेयर है तो वो अपनी वाट खुद क्यों लगवाना चाहता है। मगर देर हो चुकी थी और बॉस सुबारू के सामने खड़ा होता है जो कि एक ऑर्क होता है और उसके हाथ में एक बड़ा एक्स होता है और उस ऑर्क के सामने सुबारू बिल्कुल एक चींटी के तरह नजर आ रहा था। ये मंजर देखकर कि ये कितना ज्यादा डेविस्टेटिंग हो सकता है, तो ह्यूगो लास्ट टाइम सुबारू से बोला कि अब भी तुम्हारे पास वक्त है, गॉगलिन किंग को हराना एक रेकलेस रेस है जिससे तुम अपनी जान भी खो सकते हो। और उस टकले की बात सेंस भी बना रही थी क्योंकि सुबारू कुछ ज्यादा ही घमंड में आ रहा था। वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बस प्योर स्किल गॉगलिन किंग को हराने में मदद नहीं कर सकती क्योंकि उन दोनों के बीच जो स्टैट्स का गैप है वो बहुत ज्यादा है। अब इन बातों को सुबारू भी रियलाइज करने लगा था। वो अच्छी तरीके से जानता है कि उसके स्टैट्स कितने ज्यादा लो है, इतने ज्यादा लो कि वो गॉगलिन किंग के बॉडी पर स्क्रैच भी नहीं ला सकता, लेकिन फिर भी वो ट्राई करना चाहता है और इनकार करता है कि वो हार नहीं मानेगा। ये कहता हुआ वो अपनी स्वॉर्ड को नीचे गिरा देता है। ह्यूगो तो पीछे की तरफ से पागल हुए जा रहा था। उसकी बात का कुछ अलग ही मतलब ह्यूगो ने निकाल लिया था कि बात से उसके तो तोते ही उड़ गए। इसका मतलब था कि रिट्रीव करना, ना कि अपने स्वॉर्ड को जमीन पर गिराने का। क्या डर से वो सीधा स्ट्रेट सोच नहीं पा रहा क्या? तो अब जाके उसको समझ आया कि जब सुबारू अरीना में आया तो उसको कुछ फीलिंग अनसेटलिंग लग रही थी। उसने सोचा कि सुबारू कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड प्लेयर निकलेगा, लेकिन वो अनसेटलिंग फीलिंग जो थी वो इसकी बेवकूफी को लेकर थी कि ये कितना बड़ा बेवकूफ है। और अगले ही पल फाइट स्टार्ट हो जाती है। गॉगलिन किंग सुबारू पर हमला करने के लिए आ जाता है। पहली बार में तो सुबारू रिएक्ट नहीं करता, मगर उसके पीछे भी एक बड़ा रीजन होता है क्योंकि वो एक पॉइजनस नीडल को उसके थाई पर देकर मारता है, जिससे गॉगलिन किंग रुक जाता है और घबराने लगता है। घबराहट की वजह ये थी कि सुबारू क्या कर रहा है, वो कंफ्यूज था। और जब वो सुबारू को देखता है कि वो उसके छोटे गॉगलिन के वेपन का पॉइजनस नीडल का यूज कर रहा है, वो भी उसके खिलाफ, तो वो बहुत ज्यादा ही सरप्राइज हुआ। सुबारू मुस्कुराता हुआ बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा शॉक क्यों हो गए? और बाद में वो उस गॉगलिन किंग के साथ एक बेट लगाता है कि ये बताओ सबसे पहले क्या होगा, क्या मैं तुम्हें सबसे पहले जमीन पर गिराऊंगा या फिर तुम सबसे पहले मेरा कचुम्बर बना दोगे जब तक मैं तुमको डिफीट करता हूँ। ये कहता हुआ सुबारू सीधा दो निडल सीधा गॉब्लिन किंग के आंखों पर मारता है, जिससे उस गॉब्लिन किंग की चीखें निकल जाती है। वो जोर से चिल्लाया, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा था, इतना कि उसका बैलेंस भी बिगड़ने लगा। हालांकि गॉब्लिन किंग को कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर फिर भी वो अपने बड़े से एक्स से सामने की तरफ वार करता है जहाँ पर उसने सुबारू को लास्ट टाइम देखा था। सुबारू उसके अटैक से बच तो जाता है, मगर उसको ये बात तो समझ आ गया कि अब भी वो उससे बहुत ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है, इसलिए वो उसके और गॉब्लिन किंग के बीच में डिस्टेंस को क्रिएट करेगा जब तक कि वो उसकी बॉडी को पॉइजनस नीडल से भर ना दे। और इतनी कमाल की स्किल, अब वो बताता है कि उसने ये स्किल कहाँ से सीखी और किसने सिखाई। हम पास्ट में देखते हैं कि ओरिजिनल सुबारू पास्ट में पेड़ के ऊपर निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था, जैसे निंजा वगैरह निंजा स्टार फेंकते हैं, वो भी अपना निशाना पक्का करने के लिए। लेकिन सुबारू को एक दिक्कत हो रही थी, उसका निशाना पक्का तो नहीं था, लेकिन उसके फेंकने की फोर्स बहुत ज्यादा थी। अगर वो निशाने को पक्का कर लेता है तो सुबारू लॉन्ग डिस्टेंस में भी बहुत खतरनाक अपोनेंट बन सकता है। अब बारी आती है सुबारू को निशाना लगाना किसने सिखाया, तो वो और कोई नहीं रेना थी। रेना सुबारू को देखकर बोलती है कि तुम इतने स्ट्रांग हो, लेकिन निशाना लगाना तुम्हारे बस की बात नहीं, मगर खैर मैं तुमको सिखाती हूँ। सबसे पहले वो निशाना लगाने का फंडामेंटल बताती है। ये मैटर नहीं करता कि तुम क्या होल्ड करते हो, मतलब कि तुमने अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है जिससे तुम निशाना लगाने वाले हो, क्योंकि अगर तुम फेंकने की तकनीक को सीख लेते हो और ऑब्जेक्ट डिस्क को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ लेते हो, तो चाहे वो ऑब्जेक्ट कुछ भी क्यों ना हो, मगर वो एक थ्रोइंग नाइफ बन जाती है, जो कि वो समझाते हुए एक पेन को फेंकती है और वो सीधा जाके निशाने पर लगती है, ना कि बस लगी, बल्कि वो उस निशाना लगाने वाले बोर्ड को ही तोड़ देती है। और जब सीन प्रेजेंट में आता है तो अब गॉब्लिन किंग के गर्दन पर भी हम उस पॉइजनस डार्ट को देखते हैं और उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून भी निकल रहा था। और अब जब हमें उसकी पूरी बॉडी दिखाई जाती है तो उसकी पूरी बॉडी पॉइजनस नीडल से भर चुकी थी, जैसा कि सुबारू ने कहा था। वो बेचारा देख भी नहीं पा रहा था और ऊपर से इतने ज्यादा उसके बॉडी में नीडल्स होने की वजह से वो बहुत ज्यादा दर्द को भी फील कर पा रहा था। दूर से ही सुबारू उससे बात करते हुए बोलता है कि भले ही तुम क्यों ना इतने ज्यादा बड़े और मस्कुलर हो, लेकिन हर एक चीज की कोई ना कोई वीकनेस होती है, और जैसा कि तुम्हारी वीकनेस लॉन्ग डिस्टेंस है और तुमको मैंने अंधा कर दिया है। वो रेना से भी थैंक्स कहता है
वो भी इस तरह डिस्टेंस क्रिएट करना और इतना पक्का निशाना लगाना जो कि रेना ने सुबारू को सिखाया है। अब पूरे फाइट में हम हियोगो को तो भूल गए थे। हियोगो पूरे फाइट को पीछे से देख रहा था। हियोगो ये देखकर कि ट्रायल खत्म ना होने की वजह से अब तक गॉगलिन्स की बॉडी और उनके वेपन जमीन पर पड़े हुए हैं, ये हियोगो ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इसका भी कोई फायदा उठाकर गॉगलिन किंग को हराएगा। वो बड़ा ही चौंक गया कि एक ऐसा प्लेयर भी मौजूद है जो सिस्टम को ही अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वो सिस्टम जो कि लोगों को मारने से पहले बिल्कुल भी तरस नहीं खाता। वो वेपन जो प्लेयर्स को मारने के लिए सिस्टम ने बनाए हैं वो ही ये बंदा इस्तेमाल कर रहा है। अब अगर हम सुबारू के बारे में सोचे तो वो गॉब्लिन्स को स्वॉर्ड से कट कर रहा था जो कि इतना ज्यादा स्वीटली था जैसे कि वो मक्खन को काट रहा हो। ये एक स्किल से हियोगो उसका इतना बड़ा फैन बन गया कि अब वो टारगेट के वीक पॉइंट को पिन पॉइंट की तरह मार सकता है, वो भी बड़ी दूर से। अगर एक शब्द में वो सुबारू को डिस्क्राइब करे तो सुबारू एक जीनियस है, लेकिन अपने कहे हुए अल्फाज को वो वापस ले लेता है क्योंकि ये वर्ड भी सुबारू को बयान नहीं कर सकता क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड प्लेयर है। अब दोबारा जब सीन गॉगलिन किंग पर आती है तो उस बेचारे की हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। उसका अपना खून ही उसके बॉडी पर सूख गया था, लेकिन सुबारू पर वो एक खरोच भी लेकर नहीं आ पाया। और इतना ज्यादा खून बहाने के बाद और पॉइजन उसकी बॉडी पर ओवरटेक करने के बाद गॉब्लिन किंग अपना दम तोड़कर जमीन पर मुंह के बल गिर जाता है और वक्त को जाया ना करते हुए सुबारू अपने स्वॉर्ड को उठा लेता है। मारने से पहले वो गॉगलिन किंग से कहता है कि मेरा कोई पर्सनल गरज तो नहीं था तुमसे, और रिस्पॉन्स में गॉगलिन किंग बस गुर्राता है, बहुत ज्यादा ही बेबस आवाज में गुर्राता है और अगले ही पल वो गॉगलिन किंग का काम तमाम कर देता है। सिस्टम और टाइम वेस्ट नहीं करता और मैसेज आ जाता है कि उसने गॉब्लिन किंग को हरा दिया है और साथ में नोटिफिकेशन ये भी आता है कि वो ऐसा प्लेयर है जिसने ट्यूटोरियल को कंप्लीट किया है और उसने 50 के 50 लेवल को कंप्लीट कर दिया है। मगर जहाँ तक सुबारू की बात की जाए वो तो अपना माथा पकड़कर बोला कि ये बस ट्यूटोरियल था, आखिर इस तरीके के खतरनाक मॉन्स्टर को ट्यूटोरियल में कौन फेंकता है, इससे तो लोग मर सकते हैं। और साथ में वो अपना लेवल अप भी करता है और उसको क्रेडिट पॉइंट्स भी मिलते हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो आगे जर्नी में उसके बहुत ही काम आ सकती हैं, तो सिस्टम उसको दे देता है। उन सिस्टम मैसेज में उन्हीं नई चीजों में वो नोटिस करता है एक नई चीज को जो कि करंट अचीवमेंट पॉइंट्स होते हैं, जो लगभग 2425 पॉइंट थे, जिसका उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इन पॉइंट्स का कैसे यूज कर सकता है। और अगर वो सिस्टम पर भी एक नजर डाले तो उसने अपने पास्ट लाइफ में कभी भी शॉप वगैरह सिस्टम में नहीं देखी, और क्लिक करते ही वो ट्यूटोरियल शॉप को ओपन कर देता है। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनके अपने अपने दाम थे। सबसे लोवेस्ट पॉइंट 5 पॉइंट था और सबसे हाईएस्ट पॉइंट 200 पॉइंट्स था, लेकिन उसके पास तो बहुत ज्यादा ही पॉइंट्स है, इसलिए वो खुल के शॉपिंग कर सकता है। ये बात तो उसको समझ आ गई। तभी सुबारू एकदम से चौंक गया क्योंकि वो सिस्टम की शॉप में एक रेयर स्वॉर्ड को देखता है जिसका नाम अननेम्ड डीमन ब्लेड होता है। उस पर एक नजर डालते ही सुबारू कहने लगा, कमाल है भाई, क्या शॉप में इस टाइप के वेपन भी मिलते हैं। सुबारू ने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिस्टम के शॉप इस तरीके के खतरनाक वेपन भी सेल कर सकता है। वेपन तो बहुत कमाल का था, लेकिन इसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी आती हैं। ये वेपन दरअसल तुम्हारी स्टेमिना को ड्रेन कर सकता है, मगर इस पर तुम लाइटनिंग का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि सुबारू का मेन एबिलिटी है। वो अलग बात है कि प्रेजेंट के सुबारू के पास अभी उसकी लाइटनिंग एबिलिटी है नहीं, मगर पास्ट के सुबारू के साथ ये जरूर था। उस डीमन स्वॉर्ड के साथ वो एक होली स्वॉर्ड मिरांडा को भी देखता है। अब उसके पास दो ऐसी चॉइसेस हैं जो कि दोनों उसे चाहिए। होली स्वॉर्ड के तरफ देखकर वो बोलता है कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो होली स्वॉर्ड ही होगी, लेकिन वो डीमन ब्लेड को भी इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके स्टाइल के साथ बिल्कुल अच्छे से कंपैटिबल है, जिसमें सिर्फ तुम ब्रूट फोर्स को ही इस्तेमाल करते हो। और दूसरा सर्वाइवेबिलिटी थी जो कि होली स्वॉर्ड ऑफर करता है, ये भी सुबारू को चाहिए था। अब वो एक ऐसे सिचुएशन में फंस गया है जहाँ पर दोनों उसको चाहिए। कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं है जिसमें ये बोल रहा हो कि उसको दूसरे से बढ़कर चाहिए। दोनों के लिए फीलिंग्स बिल्कुल म्यूचुअल थी, इसलिए अब डिसीजन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। अगर वो अच्छे से सोचे तो फर्स्ट परचेज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो उसको कुछ भी करके बहुत केयरफुली अपने लिए एक स्वॉर्ड चूज करना होगा। तभी अचानक से कुछ सिस्टम में होने लगा और सिस्टम खुद ब खुद किसी वजह से अपने आप को बहुत ज्यादा स्क्रॉल अप कर लेता है, जिससे उसको अब ये रियलाइज होता है कि सिस्टम में तुम और भी ज्यादा नीचे स्क्रॉल कर सकते हो। तो स्क्रॉल करते करते उसको एक एबिलिटी मिलती है जो कि एज ऑफ ग्रीड होती है। ये एक ऐसी एबिलिटी थी जो कि पास्ट के सुबारू की पूरी मेमोरी को मिलाकर उसने ऐसा कभी नहीं देखा। अब इस एबिलिटी का ये काम था कि जो भी डीमन ब्लेड में डिसएडवांटेजेस हैं जो कि सुबारू के बॉडी को डैमेज दे सकते हैं, तो इस स्किल से वो डीबफ हो सकते हैं। मतलब कि आसान अल्फाजों में ये एबिलिटी उनके
इम्पैक्ट को, जो कि डिसएडवांटेजेस में आते हैं, उनको सप्रेस कर सकती है। तो वो वक्त जाया नहीं करता, वो उस एबिलिटी को भी परचेज कर लेता है और साथ में डीमन ब्लेड को भी। वो श्योर तो नहीं, लेकिन वो जरूर ट्राई करना चाहेगा। डीमन ब्लेड को वो यहाँ वहाँ जब स्विंग कर रहा था तो वो साथ में ये कहता है कि अगर ये दो चीजें जो कि अभी अभी उसने बाय की है और जैसी उसकी थिंकिंग है, ये दोनों वैसे ही एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है, तो ये सबसे उसकी बेस्ट परचेज होने वाली है। मगर कंफर्म तो तब होगा जब ये दोनों एबिलिटी को एक साथ इस्तेमाल करेगा। वैसे भी कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना होता है। और ह्यूगो भी इन सभी बातों को पीछे से सुन लेता है। जब वो सुबारू के हाथ में डीमन ब्लेड को देखता है तो वो सुबारू को अप्रिशिएट करता है कि जो एबिलिटी उसने परचेज की है वो डीमन ब्लेड के साथ काफी अच्छे से कंपैटिबल है। मगर एक एग्जामिनर होने के नाते उसको सुबारू की एक बात समझ नहीं आ रही थी कि सिस्टम में तो बहुत सारी एबिलिटी है, तो उसने यही एबिलिटी क्यों खरीदी, क्योंकि ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसके बारे में तो ह्यूगो को भी कुछ खास पता नहीं है कि ये यूजफुल होगी या फिर नहीं, और जब वक्त आएगा तो ये इफेक्ट होगा भी या फिर नहीं। तो सुबारू ह्यूगो से कहता है, तुम खुद को देखो और मुझको, तुम एक एग्जामिनर हो, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो जिसने अभी अभी इस स्किल को बाय किया है। मैं ये कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और ये बदतमीजी ह्यूगो से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और वो सुपर सैयन बन गया। और ह्यूगो को सुबारू ने जब गुस्सा होते हुए देखा तो उसकी टोन एकदम से बदल गई। वो अब ह्यूगो को ह्यूगो सर बुलाने लगा और वो ये भी बताता है कि अगर वो चाहे तो वो उसको एक्सप्लेन करके भी बता सकता है। इतना पोलाइटली सुबारू का ये फर्स्ट टाइम था जो इतना पोलाइटली बात कर रहा हो किसी से, तो ये पोलाइटनेस उसकी बस की नहीं। ह्यूगो उसकी बदतमीजी के लिए माफ करता है क्योंकि शायद वो बैटल के वजह से थक गया होगा, तो आज के लिए वो इसको इग्नोर करेगा। और वो जानना भी नहीं चाहता कि आखिर सुबारू ने इस एबिलिटी को क्यों चुना, मगर वो इतना तो बता सकता है कि कोई डीप रीजन तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अब हमें सुबारू से एक बात पता चलती है, दरअसल वो ह्यूगो से अपनी पास्ट लाइफ में मिल चुका था जब वो जवान था, और आज के ह्यूगो को देखकर जिसकी हेयर लाइन बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है और वो एक एग्जामिनर बन चुका है, तो उसे बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। पास्ट लाइफ पे ह्यूगो सुबारू के पास आकर बोलता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है, क्या उसको सुबारू का ऑटोग्राफ मिल सकता है। तो सुबारू रिस्पॉन्स में बोलता है कि उसका कोई भी ऑटोग्राफ नहीं है। तो ह्यूगो बोलता है कि अगर आपके ऑटोग्राफ का कोई सिग्नेचर नहीं है तो आप अपना नाम ही लिख दो। मतलब वो स्ट्रेट बिजनेस करने के लिए ही आया था, जो चीज चाहे भले कुछ भी क्यों ना हो, बस सुबारू ही होना चाहिए। प्रेजेंट का ह्यूगो बहुत ज्यादा बातें करने लगता है, वरना पास्ट का तो बहुत ही शांत था और बहुत ही शर्मीला था, जो देखकर सुबारू बोलता है इसकी हेयर लाइन की तरह वक्त भी बहुत जल्दी बदल जाता है। अच्छा, तो अब सुबारू ह्यूगो को कहता है कि अब मेरे पास कुछ भी समझाने को नहीं है। ह्यूगो बोला कि तुम कुछ भी बोलो, तुम भले कितने ज्यादा ही टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन तुम बहुत ही बदतमीज लड़के हो और इसके पॉइंट तो मैं तुम्हारे जरूर काटूंगा और ये तुम्हारे रिकॉर्ड में लिखे जाएंगे। और इसके बाद ह्यूगो उसको अपने गिल्ड में आने की ऑफर भी करता है, जिसको सुबारू सीधा इनकार करता है। और ह्यूगो बताता है कि ये उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक एग्जामिनर किसी भी बंदे को गिल्ड में आने का ऑफर ऐसे वैसे किसी को भी नहीं देते। तभी ह्यूगो की बातों के बीच में सिस्टम नोटिफिकेशन देता है फ्लोर 2 का, और ह्यूगो की बातों के खत्म होने से पहले सुबारू एक्सेप्ट कर लेता है और वो फ्लोर 2 पर चला जाता है। और ह्यूगो ये देखकर कि उसने सुबारू को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया है, तो उसको बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होती है कि वो इतने अच्छे प्लेयर को गिल्ड में आने के लिए राजी नहीं कर पाया। अगला सीन फ्लोर 2 का होता है, जो कि फ्लोर से ज्यादा बाजार लग रहा था, और ये है टावर का स्टार्टिंग ग्राउंड को बहुत सालों बाद देखकर सुबारू कहता है कि उसको जिंदगी ने एक ऐसा मौका दिया है जो कि कोई और इसको पा नहीं सकता। वो दोबारा दौड़ेगा और अपने ताकत के साथ साथ इस बार वो अपने दिमाग का भी यूज करेगा, वो भी उन टीममेट्स के लिए जो शायद उसका इंतजार कर रहे होंगे। और वो इसलिए भी स्मार्टली डिसीजन लेगा क्योंकि उसके कंधों पर रिवेंज का बहुत बड़ा बोझ है, जो कि किसी भी हालत में लेना ही लेना है। फ्लोर 2 पर आते ही सुबारू बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और वो सोलो प्राइवेट ट्रेनिंग ग्राउंड पर आ जाता है। अब भला ये क्या चीज है, तो ये एक ऐसा ट्रेनिंग ग्राउंड है जहाँ पर सारे के सारे न्यू प्लेयर जो कि अभी अभी अपनी न्यू एबिलिटी को एक्वायर किए हैं, तो उसको यूज करते हैं और उसको टेस्ट आउट करते हैं कि वो कितनी ज्यादा काम आ सकती है, और डिफरेंट तरीकों का भी इजाद कर लेते हैं कि वो इस नई स्किल का डिफरेंट सिचुएशन में कैसे कैसे नए तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सुबारू भी अपने न्यू स्किल को यहाँ पर टेस्ट आउट करना चाहता है। काउंटर पे एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है जो कि सुबारू को देखते ही पूछने लगता है कि वो कौन से फ्लोर से आ रहा है। तो
तो सुबारू बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता और बोलता है फ्लोर 1। तो वो बूढ़ा आदमी उससे बोलता है कि तुम रूम 1 पर चले जाओ क्योंकि तुम अभी एक न्यूबी हो, वहाँ पर जस्ट तुम्हें डमीज ही देखने को मिलेंगे और इसमें तुम्हें ज्यादा खतरा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सुबारू तो अपनी ही मर्जी का मालिक है, वो बोलता है कि वो 5वें रूम में जाएगा, जिस पर वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि 5वां। फिर वो सुबारू से कहता है कि बस वो अपने पैसे को बर्बाद कर रहा है, वो अगर पहले रूम में चले जाए तो उसके पैसे भी बच जाएंगे और भला 5वें रूम में उसने भला क्या ही करना है। ये बूढ़ा आदमी खड़ूस तो होता है लेकिन उसको पता है कि ईमानदारी क्या होती है और सुबारू उसके ईमानदारी को अप्रिशिएट करता है। मगर वो 1 और आधे घंटे के लिए पूरे रूम को बुक कर लेता है और बस 5वें रूम के तरफ रवाना हो जाता है। बूढ़ा आदमी पीछे से बोलता है कि तुम किसी मांगा के प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल भी नहीं हो, तो अंदर उसके साथ जो भी कुछ भी होगा वो उसका खुद ही जिम्मेदार होगा और अगर वो एक बार किसी रूम के अंदर चला जाता है तो उसके पैसे उसको वापस बिल्कुल भी नहीं दिए जाएंगे अगर वो बहुत जल्दी ही रूम से बाहर आ जाता है। लेकिन हमारा हीरो उसकी एक भी बात को नहीं सुनता और बस आगे की तरफ रवाना हो जाता है। अब इन रूम का भी एक लॉजिक होता है, जितना ही रूम का लेवल ऊपर होता है उतने ही यहाँ पर हार्ड चीजें आएंगी, अलग अलग एनिमीज आएंगे और बहुत ज्यादा हार्ड हो सकता है लेवल कंप्लीट करने में। और ये बूढ़ा आदमी इसकी ये थिंकिंग समझ सकता है क्योंकि इसके गियर को देखकर कोई भी ये पता लगा सकता है कि वो रूकी प्लेयर है, तो इसलिए वो चिंतित तो होंगे ही। अब आखिरकार वो 5th रूम पर आ जाता है। आते ही वो वक्त को जाया नहीं करता और बोलता है कि चलो अब शुरू करते हैं और वो डीमन ब्लेड को बाहर निकालता है और डीमन ब्लेड को छूते ही वो ब्लेड उसको वेरीफाई कर रही थी, मतलब कि अपने यूजर को वेरीफाई कर रही थी। कुछ देर बाद उसके जितने भी स्टैट्स होते हैं तो वो इनहैंस हो जाते हैं, मतलब उसके बदले स्टेमिना और एमपी पॉइंट्स लिए जाते हैं। अब जैसा कि सुबारू चाहता था, अब वो दोनों स्किल को एक साथ यूज करना चाहता है तो जब वो ट्राई करता है तो जो एज ऑफ ग्रिड होती है वो सेकेंडरी स्किल को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और रेजिस्ट करती है, जिसके कारण यूजर की जो थोड़ी बहुत माना होती है और स्टेमिना रिकवर होने लगती है। और जब दूसरी बार पुश करता है तो एज ऑफ ग्रिड रेजिस्ट तो कर रही थी लेकिन वो उसमें अकम्प्लिशमेंट हासिल नहीं कर पाती और इसकी वजह से उसका थोड़ा बहुत फटीक भी बढ़ चुका था। और जैसा कि ये लेवल 1 की स्किल है तो सुबारू इससे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो इसलिए वो रुकता नहीं है और इसको थोड़ा बहुत और पुश करता है ताकि वो दोनों को स्मूथली इस्तेमाल कर पाए। यहाँ पर जो डीमन ब्लेड होता है वो सुबारू की स्टेमिना को रैपिडली कंज्यूम कर रहा था, जिससे सुबारू के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और अब डीमन ब्लेड की वजह से उसके जितने भी स्टैट्स होते हैं वो इनहेंस तो हो जाते हैं, मगर वो इनहेंस करने के बदले बहुत ज्यादा स्टेमिना यूज कर रहा था। अगर अपने पास्ट की बॉडी के साथ इस बॉडी को कंपेयर किया जाए तो ये तो बिल्कुल कचड़ा है। अपने लिमिट को जानकर सुबारू कहता है कि बस इतना ही, ये तो उसकी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा बुरा निकला। अपने बाकी के जो क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं उनको यूज कर लेता है, 10,000 इस्तेमाल कर लेता है, जिससे जो एज ऑफ ग्रीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब वो जो एबिलिटी थी वो लेवल 2 की हो जाती है और अगर नेक्स्ट टाइम सुबारू इसको अपग्रेड करना चाहता है तो उसे 20,000 पॉइंट चाहिए होगा। और अब पूरी तरह जैसा कि सुबारू इस ब्लेड और उस स्किल से चाहता था तो वो उसे अकम्प्लिश तो कर लेता है लेकिन उसे बेस्ट फॉर्म में नहीं ला पाता क्योंकि उसकी बॉडी वीक है। तो वो आगे फ्यूचर में जरूर ट्राई करेगा, मतलब कि उन दोनों का बॉन्ड फ्यूचर में और भी ज्यादा मजबूत करने का ट्राई करेगा। मगर अब भी डीमन ब्लेड और जो स्किल उसको दे रही थी तो वो भी बहुत ज्यादा थी। इवन डीमन ब्लेड उसकी स्टेमिना को कंज्यूम करने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ा रहा था और जो उसके स्टैट डीमन ब्लेड को यूज करते समय इनहेंस होते थे तो वो और ज्यादा इनहेंस होने लगते हैं। ये करते हुए उसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन उसके रिजल्ट से सुबारू बहुत ज्यादा खुश हुआ। वो कहता है कि बहुत खूब, अब बारी है टेस्ट करने की। जैसे ही वो ये बोलता है उसी के साथ ही ट्रेनिंग ग्राउंड में वो धमाके करना शुरू कर देता है और जब टाइम अप होता है तो बाहर उसी घुसट आदमी पर सीन आता है जो कि अभी सो रहा था। सुबारू जब उस बुड्ढे के सामने से गुजरता है तो उसके फुट स्टेप उस बुड्ढे को जगा देता है। बूढ़ा आदमी थोड़ा सा नींद में तो था लेकिन वो कहता है कि क्या अब ये सपना है या फिर ये उसी लड़के को देख रहा है जो कि 5वें रूम के अंदर गया था और अभी सही सलामत बाहर भी निकला। खैर वो सही सलामत तो नहीं होता लेकिन ये बूढ़े आदमी की हेलुसिनेशन होती है क्योंकि सुबारू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और जब वो बूढ़ा आदमी अपने आप को होश में लाता है और घड़ी को देखता है तो वो बोला कि टाइम अप तो अभी तक नहीं हुआ, उसको बस बेरली 10 मिनट हुए होंगे उस रूम के अंदर गए हुए। तो उस बच्चे ने अपने पैसे वैसे ही जाया कर दिए और मैंने उसको बताया था कि वो अपने पैसे जाया ही करेगा तो वो आखिर उसमें गया ही क्यों। लेकिन जब वो बूढ़ा आदमी बाद में उस 5वें रूम को देखता है तो उसे वो सबसे पहले नॉक करता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी हेलुसिनेशन में है और वो बच्चा अभी भी अंदर होगा, इसलिए वो नॉक कर रहा था। और रिस्पॉन्स ना मिलने पर जब वो अंदर झांक कर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि जब वो झांक कर अंदर देखता है तो वो उस रूम को देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि रूम ऐसा लग रहा था जैसा कि यहाँ पर बमबारी हुई हो। हर एक चीज यहाँ पर तहस नहस हो गई थी, जो कि देखकर वो बूढ़ा आदमी कहता है क्या यहाँ पर बाहुबली की मूवी चल रही थी क्या? आखिर इस कमरे की हालत ऐसी हुई कैसे?
और अब अगले सुबह का दिन। सीन जाता है सुबारू पर, जो कि अभी अभी अपने नींद से उठा है। वो रियलाइज नहीं कर पाता कि उसने तो कुछ ज्यादा ही रेस्ट कर लिया है, मगर वो एक चीज नोटिस करता है कि उसकी बॉडी कुछ ज्यादा स्टिफ हो गई है। और बॉडी का स्टिफ होना वो सारा का सारा दोष डीमन ब्लेड को देता है, क्योंकि अगर वो होली स्वॉर्ड को चुनता तो वो बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं होता। मगर खैर वो कहता है कि ये वर्थ इट है। और बहुत सारे घंटे बीतने के बाद उसकी बॉडी में जितनी भी स्टिफनेस थी वो सारी निकल जाती है। फिर हम सुबारू को एक स्टेफनप में देखते हैं, जहाँ पर सुबारू अपने मन ही मन में सोच रहा था कि जितना उसने अभी तक अपने आप को पावरफुल बना पाया है, उससे वो बस अपने स्वॉर्ड की थोड़ी सी पावर ही इस्तेमाल कर पा रहा है, क्योंकि जो उसके करंट स्टैट्स है वो कुछ ज्यादा अच्छे दिख नहीं रहे। लेवल उसका 10 हो चुका था, स्ट्रेंथ 17, स्पीड 17, स्टेमिना 16, कंसंट्रेशन 18, माना 8 और फटीग 61। इतने स्टैट से वो डीमन ब्लड को अपने हाथ में बस होल्ड करके रख सकता है, और वो भी बहुत मुशक्कतों से। मगर वो सिर्फ होल्ड ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उसके स्ट्रेंथ को भी इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि वो करंट स्टेट में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये जो डीमन ब्लेड और एज ऑफ ग्रीड है, ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो इसका मतलब इसके ऊपर लाइटनिंग का इफेक्ट भी बहुत अच्छे से होगा। अब आखिरकार वो शिकायत करने से ज्यादा खुश हो जाता है और एक्सेप्ट कर लेता है कि जो उसके हाथों लगा है तो वो बहुत बेटर है। अब नेक्स्ट स्टेप उसके स्किल को लेवल अप करने का होता है, क्योंकि उसके स्टैट्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब वो लास्ट टाइम अपने क्रेडिट स्कोर की तरफ देखता है तो वो तो 50 तक आ पहुंचा था, और ये देखकर वो कहने लगा कि क्या वो हमेशा से इतना गरीब था क्या। खुद को स्ट्रगल करता हुआ देख सुबारू को यकीन नहीं हो रहा था कि जो पहले का सुबारू था उसने कभी भी ये फेस नहीं करा, और आज का सुबारू सरवाइव करने के लिए चिंतित है। ये उसके लिए नया एक्सपीरियंस था। टैबरन के सेकंड फ्लोर पर सुबारू था और उसके नीचे वाले फ्लोर पर से एक बंदे की आवाज आती है, जिसमें वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था और वो अपने व्यूअर से बता रहा था कि आज वो लेवल 2 को विजिट करेंगे, जिसके लिए उसके व्यूअर्स काफी देर से उसका इंतजार कर रहे हैं। और आज की स्ट्रीम का मेन गोल है प्लेयर से उनके गियर्स के बारे में पूछना कि उसके पास सबसे रेयर आइटम क्या है। तभी अचानक से उसके स्ट्रीम पर कोई 1000 क्रेडिट्स फेंक कर मारता है, जो कि अलेक्जेंडर नाम के कोई व्यूअर से था, जिसको देखकर वो स्ट्रीमर बिल्कुल पागल हो जाता है और अपने सर के ऊपर ही अपनी कॉपी कोड उड़ेल लेता है। बाकी लोग ये देख कर कि ये बंदा पागल है या फिर बचपन से ही अपाहिज है, तो इसका पता लगाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि जो वो बंदा हरकतें कर रहा था कोई नॉर्मल बंदा तो ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करेगा। उस बंदे को सुबारू भी देख रहा था और वो मनी मत सोच रहा होता है कि क्या ये बंदा ठीक तो है ना, इसको कोई मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ा। तभी वो उसके टैब के तरफ देखता है और अपने टैब के तरफ देखता है तो उसको लाइव स्ट्रीमिंग दिखती है। वो लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में सर्च करता है तो उसको पता चलता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा फीचर है जिससे आप अपनी जर्नी को शेयर करते हो और लोग डोनेशन के तौर पर आपको पैसे देते हैं। अब सुबारू को पता चलता है कि आखिर वो बंदा पागल क्यों हो रहा था। तभी सीन में अचानक से एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कि इस प्रेजेंट वाले सुबारू का दोस्त होता है, जो कहता है कि सुबारू मेरे दोस्त, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम भी मेरे फ्लोर पर हो। ये बंदा कोई और नहीं आइजिक होता है, जिसके बारे में हमें ह्यूगो से पता चला था कि ये रेन हार्ट का बेटा है, जिसने एक साथ 20 गॉगलिन को हराया था। और वो हमारे मेन कैरेक्टर को सेकंड फ्लोर पर देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर अपने किस्मत से आए हो या फिर छुप कर आए हो। तो आइजैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर सुबारू की बॉडी में एक डर सा फैल गया था, जिससे उसको पता चल जाता है कि आइजैक और प्रेजेंट वाले सुबारू के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। आइजैक सुबारू से कहता है कि बीड़ू, मैंने तुमको आवाज दी और तुम मुझको इग्नोर कर रहे हो। मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदा मत करो, जैसे कि मैं खुद से ही बातें कर रहा हूँ। सुबारू उसको अपने सामने पाकर अपनी बॉडी में डिस्कम्फर्ट सा फील करता है, लेकिन डिस्कम्फर्ट से ज्यादा वो अपनी बॉडी में फियर को फील कर रहा था और हिचकिचाते हुए बोलता है कि हाँ, मैं इस फ्लोर पर खुद ही आया हूँ। आइजैक के लिए ये बिल्कुल भी सरप्राइज से कम नहीं था, क्योंकि सुबारू के तरह नोबडी आखिर ट्रेनिंग ग्राउंड के टेस्ट को कैसे पार कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके का सुबारू का हालत है वो बिल्कुल श्योर था कि गॉगलिन सुबारू को बिल्कुल कच्चा चबा जाएंगे। अब उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर और आइजैक के साथ बात करके पास्ट के सुबारू को प्रेजेंट के सुबारू के मेमोरी से सब कुछ याद आ जाता है कि आइजैक उसका दोस्त बिल्कुल भी नहीं है और आइजैक सुबारू को हमेशा मारता रहता है। और उन सभी मेमोरी में से एक मेमोरी हमें सुबारू दिखाता है, जहाँ पर उसको बहुत ज्यादा आइजैक से पिटना होता है। जब सुबारू पूछता है कि उसको क्यों पिटना है, तो आइजैक बताता है कि एक कचरे को बिल्कुल भी हक नहीं है पूछने का कि आखिर उसे क्यों मार पड़ रही है। सबसे पहले तो आइजैक को सुबारू के नाम से नफरत होती है और जितना उससे कहा जा रहा है वो काम भी नहीं कर पा रहा, तो आइजैक को सुबारू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उसको अनाथ और बेवकूफ बुलाता है, लेकिन हमारा सुबारू रोता हुआ आइजैक से बोलता है कि जितना उसको बोला गया था वो काम तो वो कर चुका है, लेकिन जो क्रेडिट पॉइंट्स आइजैक ने प्रॉमिस किए थे कि वो सुबारू को देगा, लेकिन वो डील के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा। सुबारू के रिटालियन
एलियन को देखकर आइजैक उसके पेट में एक जोर की लात देकर मारता है और सुबारू से कहता है कि तुम अपनी औकात में रहो, तुम्हारी आवाज कुछ ज्यादा ही ऊंची हो रही है, और गुस्से में कहता है कि तुम इस जगह से कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। और अगर वो बिना परमिशन के बाहर निकल लेता है तो उसे अच्छे से रियलाइज करना होगा कि आगे उसके साथ क्या होगा। अच्छा, तो अब पास्ट का सुबारू प्रेजेंट के सुबारू को अपनी मेमोरीज में इस तरीके से पिटता हुआ देखकर कहता है कि इस बॉडी का ओनर तो कुछ ज्यादा ही पता है, ठीक था, जो कि इस जैसे बंदे को खुद को ऑर्डर करने के लिए दे रहा था। फिर आइजैक अपनी तारीफें करना शुरू कर देता है और उसको गिल्ड में आने का प्रपोजल के बारे में बताता है कि कैसे उसने अपने फादर का रिकॉर्ड तोड़ा, 20 गॉगलिन मारा और कैसे उसे गिल्ड को ज्वाइन करने का प्रपोजल ह्यूगो ने दिया और उसको एक स्किल मिली जो कि बी रैंक की है और उस टेस्ट ग्राउंड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्किल इसी को मिली है। अब इतना ज्यादा बातें करने की वजह से उसका गला अब सूख रहा था, तो सुबारू उससे बोलता है कि हाँ, तुम्हें अब और ज्यादा बातें नहीं करना चाहिए, और वैसे भी उसके साथ मिलकर काफी अच्छा लगा और अब वो जा रहा है। तो आइजैक सुबारू से कहता है कि वैसे भी तुम अब उठ रहे हो तो जाओ मेरे लिए एक कॉफी बाय करो, और जहाँ तक बात रही कॉफी के साथ स्नैक्स की, तो वो कुछ भी उसको उठाकर दे सकता है। सुबारू कुछ समझा नहीं और आइजैक उसको देखकर हंसते हुए बोलता है कि तुम हमेशा की तरह बहरे और बेवकूफ ही रहोगे। अब आइजैक उसको अपने रियल इंटेंशन दिखाने लगता है और कहता है कि सुबारू के आंखों में ऐसा लग रहा है वो डर सा खत्म हो गया हो। वो पूछता है कहीं वो मर के वापस तो जिंदा नहीं हुआ या फिर किसी सोल ने उसकी बॉडी पे कब्जा कर लिया हो। क्यों? सुबारू के आंखों में वो डर सा नहीं देख पा रहा। ये क्यों? शायद उसने काफी लंबे समय से सुबारू को मजा नहीं चखाया, इसलिए हो सकता है। सुबारू आइजैक की धमकी से बिल्कुल भी डरता और उससे कहने लगा कि मेरे पास क्रेडिट्स कॉफी पर पैसे बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको जो भी चाहिए तो वो जाकर खुद ही बाय कर ले। मगर आइजैक की बस नहीं होती और वो सुबारू से कहता है बैठ जाओ, लेकिन हमारा हीरो उसकी बात कहाँ मानने वाला था और मन ही मन सोचता है कि छोटा बच्चा है और उसे दूसरा रिवेंज तो बिल्कुल भी नहीं लेना, तो इसलिए वो जा रहा है। वेल, अगर वो उसके रिवेंज के बीच में कांटा बनेगा तब वो उसको जरूर सबक सिखाएगा, लेकिन अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं। जाते हुए सुबारू का हाथ पकड़ लेता है, वो भी काफी कसकर, और वो उससे बोला ओए, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तुमसे बोला बैठ जाओ? क्या तुम्हें वाकई में जानना है कि एक भागते हुए अनाथ के साथ क्या होता है? तो आराम से बोल रहा हूँ, बैठ जाओ। तो सुबारू उससे बोलता है मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, अगर मेरा हाथ तुमने नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारा हाथ ही उखाड़ दूंगा। जो कि सुनकर आइजैक बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और सुबारू से कहने लगा कि कुछ दिन के लिए मैंने तुम्हें अकेला क्या छोड़ दिया? तुम्हारे तो काफी बड़े बड़े पंख निकल आए, क्योंकि तुम मुझे ही बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा हाथ ही उखाड़ दूंगा। आइजैक को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर सुबारू इन सभी लोगों के सामने किसी भी तरीके का पंगा लेना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर सुबारू अगर कोई गलत कदम उठाता है तो तुमने वो टीट फॉर टैट की कहानी तो सुनी ही होगी। मगर सुबारू के कुछ करने से पहले आइजैक जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि जैसे सुबारू फेस बना रहा है जिससे आइजैक को ये समझ आ गया कि वो काफी ज्यादा डर रहा है, और जो कि उसके बिल्कुल भी इंटेंशन तो नहीं थे, बस वो उसको पुराने दिनों की याद दिला रहा था, और ये भी कि वो बहुत ज्यादा वीक है और वो हमेशा ही रहेगा। और ये बोलता हुआ उसके हाथ को भी छोड़ देता है और साथ में मन ही मन खुद ही एज्यूम करने लगता है कि ट्यूटोरियल ग्राउंड पर सुबारू अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ तक आया है। मतलब कि सिंपल वर्ड में वो सुबारू को एक मक्खी समझता है जिसको वो चाहे अपनी मर्जी से मार सकता है। मगर वो साथ में सुबारू को वार्निंग भी देता है कि वो ट्यूटोरियल ग्राउंड को पार करने के बाद कुछ ज्यादा ही अखड़ दिखा रहा है और ये एटीट्यूड उसके लिए बाद में जाके मौत का कारण बनेगा। और एक गुस्से में क्रीपी सा फेस बनाकर बोलता है कि क्या सच में सुबारू उसके साथ लड़ना चाहता है, क्योंकि शायद सुबारू ये भूल चुका है कि वो सुबारू को ऐसे गायब कर देगा जैसे कि सुबारू कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जो कि वो यहाँ पर अपने डैड की पावर को फ्लेक्स कर रहा था, क्योंकि आइजैक जो चाहे वो कर सकता है और उसका जो बाप है वो पैसों की मदद से सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होने नहीं देगा। जाते हुए आइजैक सुबारू का अपना दोस्त बोलते हुए जाता है कि बाद में मिलेंगे मेरे दोस्त, जो कि दोस्त सुनकर सुबारू मन मन सोचता है कि दोस्त तुम्हारे मुंह से सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि कोई बोल रहा है हाथी के पंख होते हैं और वो उड़ रहा है। और इसके बाद एकदम सीन चेंज हुआ और सुबारू हमें प्लेयर्स के लेवल अप होने का सीन समझा रहा होता है, जिसमें वो 2 पैटर्न बताता है, जिसमें सबसे पहले वो टावर का पैटर्न बताता है जो कि बहुत ज्यादा सिक्योर है। इसमें बंदा पैसे लगा के मॉन्स्टर्स के साथ लड़ता है और खुद को पावर अप करता है, लेकिन अगर इसमें वो बंदा मारा भी जाता है तो इसमें दोबारा से वो रिस्पॉन हो सकता है, मगर जो उसकी लूट वगैरह होगी बस वही उससे ले ली जाएगी, उसी जगह पर रहेगी। और दूसरा तरीका टावर के बाहर डंजन का सीन बताता है, जहाँ पर तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालकर खतरनाक मॉन्स्टर्स के साथ लड़ना होगा, और अगर तुम उस बैटल में मारे जाते हो तो तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा, मतलब कि तुम रियल लाइफ में वाकई में मर जाओगे। और दूसरे रास्ते को बहुत कम लोग चुनते हैं, जबकि हमने नोटिस किया कि एक डंजन में जो कि पूरे ऑर्क से भरा हुआ था, तो सुबारू उसमें बैठकर हमें ये
ये सब कुछ बता रहा था। अब सुबारू की बॉडी वीक है तो वो एक सेफेस्ट रास्ता क्यों नहीं चुनता। यही लॉजिक सुबारू हमें समझाता है कि तुम जितना सेफ चलोगे उतना स्लो तुम लेवल अप करोगे। आसान अल्फाजों में बोलूं तो जितना मुश्किल वो रास्ता चुनेगा उतने जल्दी जल्दी वो लेवल अप करेगा। इसलिए सुबारू को हम यहाँ पर इस डंजन के अंदर देख रहे हैं। बाद में सुबारू अपने पॉकेट से प्लेयर टैब निकाल लेता है। वो लॉग इन करके देखता है कि एक और बंदा लाइव स्ट्रीम में नारुकामी सुबीरू नाम से एक बंदा लाइव स्ट्रीम कर रहा था। वो पूरी तरीके से सुबारू का नाम कॉपी तो नहीं करता लेकिन वो सुबीरू लिख देता है। और अगर उसके व्यूअरशिप की बात की जाए तो उसको 80,000 लोग देख रहे थे। और वो बंदा जिस तरीके का उसने नाम रखा हुआ है उसका बिल्कुल उल्टा ही कर रहा था। मतलब नाम उसने सुबारू का रखा है तो उसको डंजन में जाकर फाइट करना चाहिए और उसे स्ट्रांग होना चाहिए ना, लेकिन बस वो डंजन का दिखावा करता है और बिल्कुल जोकर की तरह एक्टिंग करता है। बस उसने अपना नाम सुबारू की तरह नाम रखा है, व्यूअर्स को अट्रैक्ट करा है ताकि लोग उसको गिफ्ट देते रहे। और वो बस एक नहीं था, जो कि सुबारू को समझ आ जाता है कि इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं जो कि उसका नाम यूज करके अपनी व्यूअरशिप बढ़ा रहे हैं। और जो वो फेक सुबारू तरीका आजमा रहा था उससे वो बहुत ज्यादा तगड़ा पैसे कमा रहा था, क्योंकि उसको एक डोनेशन में 20,000 पॉइंट्स मिले, जिसको देखकर सुबारू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि कितने ज्यादा क्रेडिट्स पॉइंट वो अचीव कर रहा है। कुछ ही सेकंड में लोग कुछ 5,000 करते हैं, कुछ 10,000 और कुछ 15,000। उसकी पूरी लाइव स्ट्रीम इसी तरीके के डोनेशन से भर गई थी। और वो क्या, बस वो एक हीरो का नाम यूज करके जोकर की तरह एक्ट करके बहुत ज्यादा तगड़ा पैसे कमा रहा है। और जबकि रियल सुबारू फेक सुबारू के साथ अपनी लाइफ स्टाइल को कंपेयर करता है और क्रेडिट्स पॉइंट को भी अचीव करने का तरीका कंपेयर करता है और रिजल्ट्स को भी कंपेयर करता है, तो वो फेक सुबारू रियल सुबारू से ज्यादा अच्छी लाइफ जी रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फेक सुबारू सेफ था और रियल सुबारू मौत के मुंह में जाकर पैसे कमा रहा था। अब भला वो करे भी क्या, अगर एक बंदा जोकर की तरह पैसे कमा रहा है तो वो उसको क्या ही दोष दे। इसलिए वो प्लेयर टैब को बंद कर देता है और दोबारा से डीमन ब्लेड को निकालकर बोलने लगा कि अब ये लास्ट पुश वो करेगा। यहाँ पर फिनिश होने के बाद वो वापिस घर निकल जाएगा। इतने के साथ ही बहुत सारे ऑर्क उसके सामने से आ रहे थे। अब एक ऑर्क को हराना मुश्किल तो है सुबारू के लिए, और साथ में वो कहता है कि पिछली बार से ये सिचुएशन इसलिए अलग है क्योंकि इसके पास पिछली बार की तरह कोई भी पॉइजन डार्ट नहीं है, मगर अब जो उसके पास है, उसके पास 2 एबिलिटी है जिसको वो काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है और उसको पॉइजन डार्ट की कोई भी जरूरत नहीं। और ये कहकर वो डीमन ब्लेड की पावर को रिलीज करता है और सामने वाले ऑर्क से कहता है कि एक एक करके तुम आओगे तो मेरा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए तुम सारे के सारे एक साथ आ जाओ। क्योंकि वो दरअसल बात ये है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी पर्सन हूँ। और ये कहते हुए सुबारू सामने की तरफ हमला बोल देता है और वो छोटे छोटे बॉस को इग्नोर करके सीधा बॉस पर जाता है और वो एक ही बार में बॉस ऑर्क को मार देता है, जो कि उस ऑर्क को भी पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। अगले ही पल सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि सुबारू ने अकेले ही डंजन को कंप्लीट कर दिया है। तभी हमें एक सरप्राइज देखने को मिलता है, क्योंकि सुबारू के हाथ में उसका खुद का ही मास्क होता है, जो कि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसको दोबारा भी ये पहनने का कभी मौका मिलेगा। क्योंकि उसे क्या पता था कि रिकार्नेशन होने के बाद वो अपने दोस्तों को भी जिंदा पाएगा और उसे रिवेंज लेने का मौका भी मिलेगा। अब सुबारू ने स्ट्रीमिंग करने का भी ठान लिया है और ये मास्क उसके बहुत काम आएगा, क्योंकि वो स्ट्रीमिंग करते समय अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहता। अगर वो एक चीज कर सकता है तो वो क्यों ना करे। इससे फायदा भी दुगना होगा, क्योंकि स्ट्रीमिंग से डोनेशन भी मिलेगी और फाइट करते समय क्रेडिट पॉइंट्स भी मिलेंगे। मगर एक चीज होगी जो कि सुबारू को बाकी स्ट्रीमर से अलग बनाएगी, वो ये है कि वो सब दिखावा करते हैं, बस उन्होंने सुबारू का नाम रखा है। उनको पता नहीं है कि इस नाम का होना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरी तरफ सुबारू जो कि रियल सुबारू है, इसलिए वो बिल्कुल भी मजाक नहीं होगा और दिखावा वो क्या ही कर लेगा, क्योंकि ये एक रियल डील है। और बस सिस्टम पर नोटिफिकेशन आया कि नारुगामी सुबारू ने अपनी पहली लाइव स्ट्रीम को शुरू कर दिया है, जिसके बाद हम अजूरे स्काई एंटरटेनमेंट को देखते हैं, जिसके नाम से शायद आप लोग समझ ही गए होंगे। ये एक बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी है जिसमें हम एक लड़की और एक लड़के को देखते हैं। दोनों का नाम रिवील नहीं किया गया, पता नहीं इस मांगवा का क्या प्रोसेस है। तो वो लड़की अपने प्लेयर टैब में स्ट्रीमिंग देख रही थी। स्ट्रीमिंग में 5 लोगों की एक रेड बॉस से हार जाती है, जिस पर वो बहुत जोर से चिल्लाती है। इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसके साइड का दोस्त गिर जाता है। दोस्त है, भाई है, कुछ भी पता नहीं। उस लड़की को इस बात का गुस्सा था कि 5 लोगों का ग्रुप भी मिलकर उस बॉस को नहीं हरा पाए। फिर वो बोलती है उन सभी को स्टूपिड, और वो करे भी क्या है, बस दिल से उसकी भड़ास निकल रही है। उसके गाली देने पर हमें मालूम हुआ कि वो जो दूसरा लड़का था तो वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, और लाइव स्ट्रीमिंग में गाली देने पर पेनल्टी लगती है और वो पेनल्टी मांगने लगता है। और वो लड़की बोलती है कि दे दूंगी, लेकिन बस तुम चुप बैठ जाओ। मगर जब वो लड़का उसके चिल्लाने का रीजन पूछता है तो वो लड़की बताती है कि नारुगामी सुबारू का एक नया रिपअप आ गया है। अब भला रिपअप का मतलब क्या है? इसका मतलब है कॉपी कैट, मतलब कि सस्ता वर्जन। वो लड़की इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती है कि नारुगामी सुबारू को आजकल लोग सीरियस ही नहीं लेते, और पता चला कि वो लड़की नारुगामी सुबारू की बहुत 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 बड़ी
फैन है, इसलिए वो जब भी एक स्ट्रीमर को देखती है जिसका नाम सुबारू होता है तो उसे ना चाहते हुए भी उस स्ट्रीम को देखना पड़ता है। मतलब कि ये लड़की डाई हार्ड फैन है जो कि कुछ भी देख लेगी। और अगर आजकल हम बात करें लाइव स्ट्रीम की रेपुटेशन की तो सब लोग सुबारू की नकल ही करते हैं और एंड में वो सारे जोकर ही निकलते हैं। उसके हिसाब से लाइव स्ट्रीमिंग कुछ ना कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएगी क्योंकि लोग बोर हो जाएंगे, क्योंकि एक ही बंदा हर जगह पर छाया होगा मगर उन लोगों को कुछ भी मसालेदार देखने को नहीं मिलेगा। तभी वो लड़का बोलता है कि बुरी बात, तुम्हें इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि लाइव स्ट्रीम बंद तो हमारा धंधा बंद, हम इसी से कमाते हैं, तो तुम क्या बोल रही हो। तो वो लड़की बोलती है कि तुम्हारी बात मैं अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ मगर स्ट्रीमिंग के भी कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। अगर इसी तरीके के जो कर लाइव स्ट्रीमिंग में फैले रहेंगे तो जो रियल डिजर्विंग बंदे होंगे तो उन तक वो लोग पहुंचेंगे कैसे। एक टैलेंटलेस बंदा आसमानों को छुएगा और एक टैलेंटेड बंदा खाक में मिल जाएगा तो ये स्ट्रीमिंग वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। तो अब पता चला कि इस लड़की का नाम यूका है कि अगर उसको इतना ही अपने हीरो की रेपुटेशन की पड़ी है तो यहाँ पर स्ट्रीमिंग क्यों देख रही है। तो यूका बोली कि उसको अब मजा नहीं आ रहा है, ये सब कुछ बोरिंग है। और यूका के हिसाब से अगर वो इतना ही बोल रहा है तो वो यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है, वो उससे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है कि वो उस पर सवाल करे। और वो लड़का सीधा बोलता है कि भाई मुझ में टैलेंट नहीं तो मैं क्या करूँ, लेकिन हाँ ये बंदा ऑनेस्ट तो है। अब हमें उस लड़के से पता चलता है कि यूका उस टावर को एक्सप्लोर करना इसलिए ही शुरू कर दिया था क्योंकि उसको सुबारू से मिलना था और उसके जैसा बनना था। मगर खैर जब हीरो ही नहीं रहा तो मोटिवेशन कहाँ से आएगी। तभी यूका अचानक से बोली ये देखो एक और बंदा अपनी जान जोखिम में डालकर सुबारू का नाम रख के उस तरह का कॉस्प्ले भी करके अकेले मतलब कि सोलो डंजन क्लियर करने के लिए निकल पड़ा और स्ट्रीमिंग भी कर रहा है। फिर हमें यहाँ पर एक बात पता चलती है कि यूका की कंपनी को एक ऐसे बंदे की जरूरत है जिसको वो अपनी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बनाए। ये कंपनीज करती ही ऐसे है, जब कोई स्ट्रीमर कुछ ज्यादा ही फेमस होता है उनके साथ अपनी डील बनाकर उनको स्काउट करके वो उसकी मदद से अपनी कंपनी की पब्लिसिटी भी करते हैं और साथ में उस बंदे की लाइफ भी बन जाती है। यूका सुबारू को रिक्रूट करने के लिए बोलती है लेकिन वो लड़का बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये बंदा बस फ्लोर 2 पर है, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन यूका बोलती है जब भी कोई बंदा इस तरीके का नाम रखता है तो वो खुद को बस रोक नहीं पाती, बस उसको जानना है कि ये बंदा बस टैलेंटेड निकले। अभी के लिए जितना देखने को मिल रहा है तो ये टैलेंटेड ही होगा, इसलिए तो वो अकेले गया है। और जो इस बंदे ने चिल्लाकर सुबारू को देखकर जो गाली दी है तो उसको उसकी पेनल्टी खुद ही देनी पड़ेगी और खुद ही, जिस पर वो घुटनों पर आ गया क्योंकि वो कमा ज्यादा नहीं रहा और उड़ा ज्यादा रहा है। जब सीन सुबारू पर आता है तो वो नोटिस करता है कि कोई उसकी लाइव स्ट्रीम को देख रहा है। ये और कोई नहीं यूका होती है। यूका बोली ये फर्स्ट टाइम है क्या? तो सुबारू बोलता है कि हाँ। तो यूका बोलती है कि तुम्हें स्ट्रीमिंग के लिए तुम्हें प्री प्लान एक ऐसे स्पॉट पर जाना चाहिए जहाँ पर ज्यादा व्यूअर अट्रैक्ट हो ताकि इसके स्ट्रीमिंग के लिए ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी होगी। और बोलती है कि क्या उसको कुछ भी नहीं पता और वो बस सीधा जाए जा रहा है बिना किसी प्लान के। जवाब देने से पहले एक 1 आई बैट उस पर हमला कर देता है जिसको वो पकड़ के जमीन पे मारता है और रिस्पॉन्स में यूका से कहने लगा वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सोलो ही आया हूँ विदाउट किसी प्लान, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं मरने वाला नहीं हूँ और आई डोंट गिव अ शिट, मुझे बस अपनी लाइव स्ट्रीम ही करनी है। और तभी हमें एक मिथ के बारे में बताया जाता है। यहाँ से कोई भी बिगनर अगर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करता है तो उसको बहुत कम लोग देखते हैं जो कि उनके लिए डिमोटिवेशन का कारण बन जाता है और फिर वो अपने व्यूअरशिप को कम होते देखकर लाइव स्ट्रीम करना बंद कर देते हैं। फ्लोर 2 के इस डंजन में सिस्टम सुबारू को बताता है कि इसमें तुम सीधा जाओगे तो तुम्हें एग्जिट मिलेगा, अभी वो बाहर जा सकता है। और अगर रिवॉर्ड की बात की जाए तो जितने वो यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारेगा उतना ही रिवॉर्ड एड अप होगा, मतलब वो भागकर भी इस डंजन से निकल सकता है लेकिन उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। यूका और उसके जो दोस्त होते हैं वो लाइव स्ट्रीम को देख रहे थे। यूका का नाम लव मनी होता है और उस बंदे का नाम व्हाइट सुबारू से कहता है कि उसके रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा तगड़े हैं और यूका उसको चैट के जरिए यही समझा रही थी कि वो वापस जाकर एक पार्टी बना ले तो वो इस डंजन को एक्सप्लोर कर सकता है जिससे रिवॉर्ड का रिवॉर्ड मिलेगा और उसकी व्यूअरशिप भी हाई होगी। मगर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी एडवाइस को ठुकरा देता है और उससे सिर्फ ये कहता है कि सोलो लेवलिंग का मानवा पड़ा है क्या, जिन्हों ने किसी से मदद मांगी थी मैं उसी का एक इंस्पायर्ड वर्जन हूँ, इसीलिए मुझे सारी चीजें अकेले करने में मजा आता है। और चैट में सारे लोग हमारे हीरो को घमंडी बुलाने लगते हैं और बोलते हैं कि इस बंदे में कुछ ज्यादा ही हवा है और इस डंजन को एक्सप्लोर करने के बाद सारी हवा निकल जाएगी। जैसे जैसे सुबारू आगे बढ़ता है तो उसे पहला मॉन्स्टर दिखता है जो कि एक मड मरमेड होता है जो कि इतना तेज सुबारू पर हमला करता है जो कि लाइव स्ट्रीम में लोग उसको देख भी नहीं पाते, लेकिन हमारा हीरो उसको बिल्कुल इजीली मौत के घाट उतार देता है। जिस पर चैट में लोग उसको बोलते हैं कि वो अपने हाथ को हवा में ऐसे ही यूं ही क्यों घुमा रहा है। और चैट में कुछ लोग बोलते हैं कि शायद उन्होंने हेलुसिनेशन देखा है
मडमेड की, जो कि फास्टली ही मारा गया। बाद में कुछ वन आइड बैट आते हैं जिनको हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा इजीली बिना खरोच लिए ही मार देता है। ह्यूका के साथ जितने भी व्यूअर्स थे वो सारे चैट में यही कहने लगे कि ऐसा मंजर तो उन्होंने अपनी जिंदगी में भी कभी नहीं देखा। सुबारू बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड में उन वन आई बैट को मार डालता है। सुबारू चैट की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कहता है कि जब ये चीजें तुम पर अटैक करती हैं तो ये कुछ आवाजें छोड़ती है जिनसे तुम इनकी लोकेशन का इजीली पता लगा सकते हो। मगर बात यही तक रहती है कि वो सुबारू है और ये लोग नॉर्मल लोग हैं। तो वो लोग कहने लगे कि एक नॉर्मल पर्सन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। एक रैंडम बंदा कहता है कि सुबारू बिना किसी प्लान के बस रैंडमली सीधा ही जाएगा क्या? और सुबारू अपने मनी मन कहता है कि वो बाहर निकलने से पहले बहुत सारे अचीवमेंट पॉइंट्स को गेन करना चाहता है। कुछ लोग चैट में बोलते हैं कि अगर तुम सीधा जाओगे तो मौत के मुंह में अपना हाथ डालोगे और व्यूअरशिप भी हाई नहीं होगी, तो कुछ नौटंकियां ही शुरू कर दो। मगर उन्होंने अभी तक रियलाइज नहीं किया कि सुबारू बस फाइटिंग करना चाहता है। बाद में एक लोकेशन पर पहुंचकर सुबारू जब ऊपर छत की तरफ देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे वन आई बैट लटक रहे थे और इस बारी तो दर्जनों में थे, और जो कि सुबारू को देखते ही हॉस्टाइल हो जाते हैं। और इतने सारे वन आई बैट को देखकर चैट में जितने भी लोग थे बस वो सुबारू के लिए प्रे ही कर सकते थे कि वो बस जिंदा निकलकर बाहर आ जाए। कुछ लोग चैट में ये तक कह देते कि चलो भैया तुमसे मिलकर बहुत मजा आया और तुम अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रहोगे। तभी उसी वक्त सबसे पहली सुपर चैट आई जो कि एक डेयर था। वो बंदा कहता है कि मैं 100 रुपए दूंगा अगर तुमने इन सारे बैट्स को मार दिया तो। सुबारू की नजर अपने सबसे पहले सुपर चैट पर पड़ती है और जितने भी नीचे लाइव स्ट्रीमिंग थी तो वो सभी लोग अब सुबारू पर हंसने लगे। सुबारू पागल ही होगा अगर वो इस सुपर चैट के डेयर को पूरा करेगा। और कुछ लोग तो जिस बंदे ने सुपर चैट किया था उसको शैतान बुलाने लगे, जो कि एक पर्सन को मौत के मुंह में जाने का कह रहा है। सभी लोग चैट के थ्रू सुबारू से कांटेक्ट करते हैं कि इस डेयर को बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करना। और कुछ लोग तो बिल्कुल इसके अपोजिट थे, वो सुबारू को मरते हुए देखना चाहते थे और देखे भी क्यों ना, क्योंकि सुबारू की पर्सनैलिटी ही कुछ ज्यादा ही घमंडी है। मगर सुबारू इन सभी की बात सुनने के बाद उस डेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। और तुम जो भी हो तैयार रहना अपने जेब को खाली करने के लिए, क्योंकि अगर तुम सोचते हो कि ये चीजें मुझे रोक देंगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम्हारा बैंक खत्म हो जाएगा लेकिन मुझे नहीं रोक पाएंगी। जिसके बाद सीन उस बंदे वाइट पर जाता है जो कि एक रैंडम बंदे के स्ट्रीम को देख रहा था। मगर जो उसके फेस एक्सप्रेशन थे उससे हम ये बात पता लगा सकते हैं कि उसको मजा बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और उसको मजा ना आने की वजह वही स्ट्रीमर था, क्योंकि वाइट के हिसाब से वो बंदे लेवल 6 को कंप्लीट कर सकते थे लेकिन उससे पहले ही उन्हें रिट्रीव कर लिया। वाइट ह्यूगा से कहता है कि माफ करना मैं कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहा था, ये बंदे वाकई में कुछ ज्यादा ही पागल है। मगर बात ह्यूगा की हो रही थी और वो बहुत ज्यादा सीरियस थी क्योंकि वो सुबारू के लाइव पर थी और उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ये लग रहा था कि वो स्ट्रीम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग सुबारू की स्ट्रीम को एंजॉय कर रहे थे। वाइट से रहा नहीं गया और ह्यूगा से पूछता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम एक हॉरर मूवी देख रही हो। मगर वो कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल शांत रही और बाद में कहने लगी ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। वाइट को ऐसा लगा कि वो उसकी गैम्बलिंग की आदतों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही और वो उससे कहने लगा मैं कोई गैम्बलिंग नहीं कर रहा, मैं बस एक लाइव स्ट्रीम को देख रहा हूँ, होपफुली तुम समझ सकती हो, और वैसे भी मैंने तुम्हारे पैसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करे, तो सॉरी। और तुम्हें इतना घबराने का कोई टेंशन नहीं लेना, मैं आज से ही गैम्बलिंग को छोड़ रहा हूँ और आज के बाद अगर तुमने मुझे गैम्बलिंग करते हुए पकड़ा तो मैं खुद लाइव स्ट्रीम करके नंगा रहूंगा। मगर उसकी कंसर्न की वजह वाइट की गैम्बलिंग नहीं थी बल्कि कुछ और थी, और वो और कुछ नहीं था बल्कि सुबारू था। वाइट को विश्वास नहीं होता कि ये अभी तक उस नारागामो सुबारू का लाइव स्ट्रीम देख रही है। वो कहता है कि क्या उस बंदे की लाइव स्ट्रीम इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि तुम उसकी लाइव स्ट्रीम अभी तक देख रही हो? अगर जब वाइट भी उसकी लाइव स्ट्रीम को देखता है तो उसके तोते उड़ जाते हैं। उसके भी एक्सप्रेशन बिल्कुल ह्यूगा की तरह हो गया और वो कहने लगा धत तेरी की, मैं एक इंसान को देख रहा हूँ या फिर एक किलिंग मशीन को। वाइट चिल्लाकर बोलता है कि आखिर सुबारू अकेले ये सब कैसे कर पा रहा है। और बस वो दो नहीं जितने भी चैट में लोग थे उन लोगों का भी ये फर्स्ट टाइम था कि वो किसी ऐसे बंदे को देख रहे हैं जिसकी मूवमेंट भी वो अच्छी तरीके से देख नहीं पा रहे, और वो बंदा अकेला ही उन सभी बैट्स की खटिया खड़ी कर रहा है। इसी बीच हमारी कहानी प्रेजेंट से यूटर्न लेके पास्ट में चली जाती है, जहाँ हम पास्ट के सुबारू को और आसागिरी सीयू को देखते हैं। सुबारू जो ट्रेनिंग कर रहा था उसके पीछे सीयू आके कहने लगा सुबारू तुम बहुत ज्यादा कमाल के हो, क्योंकि तुम अपनी स्वॉर्ड को इतनी तेजी से घुमाते हो और तुम्हारी जो ब्रीदिंग होती है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है और तुम बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। इसी कंसंट्रेशन की वजह से आज तुम देखो टॉप पर हो, मगर तुम्हारी स्वॉर्ड एंगल में बस थोड़ा सा बदलाव लाना होगा। तो सुबारू कहता है कि स्वॉर्ड एंगल, आखिर ये किस भला की नाम है? तो सीयू कहने लगा कि वाकई में तुम्हें नहीं पता कि एक स्वॉर्ड एंगल क्या होता है? तुम मेरे को बिल्कुल भी ऐसा मत बोलना कि तुम अपने एनिमीज की 3
स्टेप देखकर, मतलब कि लौंडे तुम उनका फ्यूचर पढ़ पा रहे हो, अपनी बॉडी को एडजस्ट करके उन पर हमला करते हो। कमाल हो भाई, तुम तो कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड निकले। और सुबारू भी डिसएग्री नहीं करता और वो भी कहता है कि एंगल का मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं एक प्रोडिजी हूँ। प्रोडिजी का मतलब होता है एक बंदा जो टैलेंट के साथ पैदा होता है। सीयू उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो, मगर सुबारू उससे कहता है कि एंगल ना सिखला, क्या इससे तुम मर सकते हो? तो सीयू कहता है आज तक तुम जिंदा कैसे हो? मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं आ रहा। मगर सीयू कहता है कि वो जो भी कर पा रहा है उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, हालांकि उसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, लेकिन वो सुबारू से कहता है कि बस वो ऐसा ही करता रहे। फिर सीन प्रेजेंट में आता है तो सुबारू कहता है कि मेरे फाइटिंग पैटर्न को सीयू नहीं समझ पाए तो ये लोग क्या समझेंगे? मेरी आंखें चील की निगाहें है, मेरा स्ट्रेंथ है प्रैक्टिस और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना होना और फोकस रहना, यही चीजें मुझे सबसे अलग बनाती है। और वो अपने ज्ञान को चैट के साथ भी शेयर करता है। जब तुम वन आई बैट के साथ लड़ रहे होते हैं तो उनकी आंखों को टारगेट मत करो और तुम्हें अटैक करने की भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है। तो वो सबसे पहले तुम पर अटैक करने के लिए आएंगे और वो तुम्हारे सिर को सबसे पहले टारगेट करेंगे। तो इस बात का मतलब है कि वो जितने ज्यादा होंगे उतना ही उनको मारना आसान होगा। और कहता है कि जैसा मैं करके तुम्हें दिखाता हूँ, और एक ही स्लैश में वो 3 आई बैट को एक ही स्लैश में मार देता है। और चैट में जितने भी लोग थे उन लोगों को बिल्कुल भी घंटा समझ नहीं आ रहा था, और ये बात सुबारू को पता था, क्योंकि स्वॉर्ड मास्टर सीयू भी उसके पैटर्न को समझ नहीं पाया। तो ये लोग क्या ही समझ पाएंगे। और जो चैट है वो इंसिस्ट करने लगी कि क्या सुबारू अपने प्रैक्टिस को भी लाइव स्ट्रीम कर सकता है? तो सुबारू कहता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है, मगर वो उन सभी से माफी मांगता है क्योंकि एक्सप्लेनेशन उसकी टैलेंट नहीं है, मतलब कि वो अच्छे से समझा नहीं पाता। ह्यूका सुबारू से कहती है कि अपना क्रेडिट एक्सेप्ट कर लो जो कि इनबॉक्स में पड़ा होगा। सुबारू लगभग उसके बारे में भूल ही गया था और वो कहता है कि हाँ शुक्रिया तुम्हारा याद दिलाने के लिए। मगर जब वो टैब खोलता है तो वो एकदम से हैंग हो जाता है। स्ट्रीम में सभी लोग पूछने लगते हैं कि क्या ये लैग हो रहा है क्या, या फिर इसका इंटरनेट ही चला गया। तो कुछ सेकंड में वो बात करने लगा और कहता है कि मैं इसे कहां से एक्सेप्ट करूं। तो वो सारे चैट में लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि ये बंदा तो कमाल का है, लेकिन टेक्नोलॉजी में ये अब भी 90s में बैठा हुआ है। वो सुबारू को गाइड करते हैं और वो उनको फॉलो करते करते अपने क्रेडिट्स को क्लेम कर लेता है। सुबारू हेल्प के बदले उनको थैंक यू बोलता है और अब लाइव पर 20 बंदे हो चुके थे। सारे लोग पूछते हैं कि क्या सुबारू अब रुकने वाला है, लेकिन सुबारू में अभी भी स्टेमिना होता है। वो कहता है कि बस अब लास्ट वन पुश, उसके बाद वो लाइव को बंद कर देगा। और अगला जब सीन ह्यूका और व्हाइट पर आता है तो ह्यूका तो कंपनी में बहुत जोर से चिल्ला रही थी। व्हाइट तो अपने कान को बंद कर देता है, क्योंकि उसके हिसाब से जब औरतें चीखती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई AK-47 से गोलियां चला रहा हो। ह्यूका सुबारू को इनक्रेडिबल कहती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रेजी तरीके से लड़ा। व्हाइट कहता है कि वो क्रेजी नहीं है, यहाँ पर तो तुम क्रेजी हो। ह्यूका कहती है कि उसके रिएक्शन वैलिड है, क्योंकि तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि इस तरीके का क्रेजी लाइव स्ट्रीम हमने बहुत लंबे समय से नहीं देखा, और इस तरीके का स्ट्रीमर भी बहुत लंबे समय से नहीं देखा गया। व्हाइट कहता है कि तुम उसकी इतनी ज्यादा तारीफें क्यों कर रही है, वो तो जस्ट फ्लोर 2 पर है। लेकिन ह्यूका और भी ज्यादा चिल्लाने लगती है, जिसकी बातों को सुनकर व्हाइट बोलता है ठीक है मैडम जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। ह्यूका तो यहाँ तक उसकी फैन बन गई थी कि वो बोलती है कि कहीं ये किसी और यूनिवर्स का तो नहीं है ना, ये हमारे अर्थ का टैलेंटेड प्लेयर है ना। तो उसकी तारीफें करके उसके मन के अंदर बहुत ज्यादा लड्डू फूट रहे थे। और व्हाइट कहता है कि जब भी बात नारुगामी सुबारू की आती है तो ये लड़की हमेशा इसी तरीके की पागल वाली हरकतें करती है। अब वो कुछ ज्यादा ही ओवर हो रही थी और वो होसोई सुबारू जो कि प्रेजेंट का सुबारू है उसके साथ शादी करने के लिए तैयार तक हो गई है। और सबसे बड़ा रीजन, अब वो उसको अपनी कंपनी के लिए जरूर रिक्रूट करेगी। जिसको सुनकर पीछे से व्हाइट बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं साली बूढ़ी औरत, तुम एक पीडोफाइल बनोगी, तुम्हें क्या पता उस मास्क के पीछे एक बच्चा हो। और एक बात, वो कभी भी हमारी कंपनी का हिस्सा नहीं बनेगा। उसकी व्यूअरशिप को तो देखो यार, मानता हूँ कि वो बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन वो उतना भी ज्यादा नहीं है। और नो वे, लेकिन वो विक्टिम कार्ड खेलकर बोलती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी आंखें मेरी मर्जी। इस पर व्हाइट कहता है कि अब तो वो कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि अगर जिस पर उसने कुछ कहा तो इसके सो कोल्ड भाई आ जाएंगे जो कि कहीं से भी टपक सकते हैं और मेरी फील्डिंग सेट कर देंगे, क्योंकि वुमेन कार्ड भाई। मगर वो उसके बबल से उसको बाहर निकाल कर बोलता है सबसे पहले तो उसको कंपनी के हेड को मनाना पड़ेगा। जिस पर वो बोलती है कि वो सबसे पहले अपने कहे हुए अल्फाज को वापस ले ले, क्योंकि नारुगामी सुबारू उससे ज्यादा बेहतर है। मगर तुम हो जो कि हर समय गैम्बलिंग ही करते रहते हो। लेकिन उसके बाद वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है कि बस तुम देखते जाओ मैं कैसे डिपार्टमेंट के चीफ को मनाती हूँ। जबकि सीन दोबारा सुबारू पर आता है तो वो डंजन के एंड पर पहुंच चुका था। वो अब अपने सामने एक बड़ा सा दरवाजा पाता है और उसको समझ आ गया कि यही दरवाजा यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। जो कि वो बड़ा दरवाजा खोलता है तो वो अपने सामने एक बड़े से वॉरियर वुल्फ को देखता है, जिसको देखकर चैट में जितने भी लोग जिन्होंने इस स्टेज को क्लियर किया था तो वो उसको गालियां देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो वॉरियर वुल्फ के साथ वो एक बहुत बड़ा रोस्टर भी है जो कि तुम्हें बस
सूंघ कर बता सकता है कि तुम एक वॉरियर बनने के लायक हो भी या फिर नहीं। मतलब तुम्हें प्लेयर बनने के लिए तुम्हारे अंदर एक वॉरियर स्पिरिट होनी चाहिए, जो कि बहुत सारे लोगों में कम होती है, इसलिए वॉरियर वुल्फ उनका मजाक उड़ाता है कि इनमें तो टेस्टोस्टेरोन लेवल ही कम है। चैट में एक बंदा बोलता है कि इस वुल्फ ने तो उसको हिजड़ा बुला दिया था, ये कहकर कि उसे तो शिलाजीत की जरूरत है ताकि उसमें मर्दानगी नजर आए, इसलिए बचकर ये फाइट करने से ज्यादा तो रोस्टिंग कर देता है। इसकी रोस्टिंग से ही बंदे डिमोटिवेट हो जाते हैं। तभी एक बंदा और सुपर चैट करता है और वो बोलता है कि वो 3000 क्रेडिट पॉइंट देगा अगर वो इस वॉरियर वुल्फ को बैटल में हरा देगा। तो हमारा हीरो बस उन क्रेडिट पॉइंट्स को देकर ही उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ब्रो एक्चुअली डोंट केयर कि उसको क्या होगा, बस उसको क्रेडिट पॉइंट ही चाहिए भाई। जब सुबारू उससे लड़ने के लिए पास गया तो वो वुल्फ उसको सूंघ कर ही खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि एक नया कस्टमर आया है, कहाँ गया मेरा माइक, इसको तो बिल्कुल कैरीमिनाटी स्टाइल में रोस्ट करूंगा। वॉरियर वुल्फ के उठते ही सिस्टम सुबारू से कहता है कि अब तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि वॉरियर वुल्फ तुमको एक्नॉलेज करे। सुबारू क्या करेगा, लेकिन उससे पहले जब वॉरियर वुल्फ सुबारू को देखता है ये बंदा यहाँ पर अकेला है तो वो सुबारू से पूछता है कि क्या तुम सच में यहाँ पर अकेले आए हो क्या। तो सुबारू रिस्पॉन्स में कहता है कि तुम्हारी आंखें मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी है, क्या तुम्हें कोई और नजर आ रहा है। बाद में जब वही वॉरियर वुल्फ सुबारू को सूंघता है तो वो बोलता है कि तुम काफी ज्यादा मजाकिया हो, मगर मैं इस बात को इसलिए ही जाने दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ग्रेट वॉरियर की स्पिरिट है। जो कि सुनकर चैट में सारे लोग जलिस होने लगे, क्योंकि जहाँ पर वॉरियर वुल्फ सुबारू को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा है कंपेयर टू उन वॉरियर से जिनको इस वुल्फ ने हिजड़ा बुला दिया था। सुबारू इस वुल्फ के सूंघने और ग्रेट वॉरियर स्पिरिट के लॉजिक को बताता है। ये वॉरियर वुल्फ दरअसल तुम्हारी बॉडी की बदबू को नहीं सूंघता कि तुम गंदे हो तो तुम्हें गंदा बुलाएगा या फिर तुम साफ हो तो तुम्हें साफ बुलाएगा, बल्कि वो एक बंदे के एसेंस को सूंघता है कि इस बंदे में कितनी ज्यादा हिम्मत है और ये दिल का कितना कमजोर है या फिर ये एक वॉरियर है। और अब बात आती है सुबारू का, वो वॉरियर वुल्फ सुबारू का क्या करेगा, लेकिन कुछ भी नहीं। वो सुबारू से कहता है कि ऑलरेडी तुम में क्वालिफिकेशन है, वो भी एक ग्रेट वॉरियर की, तो तुम इस टावर के लिए बिल्कुल क्वालिफाई हो, तो तुम्हें मैं जाने दे सकता हूँ। और नेक्स्ट फ्लोर का जाने का ट्रायल इसी तरीके से खत्म हुआ। वॉरियर वुल्फ सुबारू को जाने देता है और लाइव चैट में सारे लोग वॉरियर वुल्फ को गे बुलाते हैं क्योंकि वॉरियर वुल्फ को सुबारू कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। कुछ लोगों को अपनी आंखों और कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि भला वॉरियर वुल्फ इस तरीके से भी कर सकता है। तो सुबारू अपना सिर खुजाता हुआ हमें एक सीक्रेट बताता है कि जब वो अपनी पास्ट लाइफ में यहाँ पर आया था तो वॉरियर वुल्फ ने उसको इस तरीके से आसानी से जाने नहीं दिया था। और अब वो अपने टास्क के बारे में वॉरियर वुल्फ को बताता है कि ये ट्रायल उसका मेन गोल नहीं था, मेन गोल तो वॉरियर वुल्फ ही है जिसके साथ लड़ने के लिए वो यहाँ पर आया है। और वॉरियर वुल्फ भी उसकी बातों को दोहराता है कि है आखिर तुम मेरे लिए यहाँ पर क्यों आए हो। सुबारू बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता और बोलता है कि किसी ने उसको कमीशन देने का वादा किया है कि अगर वो वॉरियर वुल्फ को हरा देता है तो उसको 3000 क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे, जिसके लिए वॉरियर वुल्फ भी सहमत है। और वो कहने लगा कि अब जबकि सुबारू ने इरादा कर ही लिया है तो अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब चलो जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करते हैं। और जैसा कि मुझे एक ग्रेट वॉरियर से उम्मीद थी, वो बैटल से बिल्कुल भी नहीं भागता। जिसके बाद अगला सीन अजूरे कंपनी पर आता है। व्हाइट और ह्यू का कंपनी के हेड के सामने खड़े होते हैं और वो लोग सुबारू को लेकर ही बात कर रहे होते हैं। कंपनी का हेड इतना भी खड़ूस नहीं होता, उसकी एक फ्रेंडली वाइफ होती है, इसलिए वो ह्यूका की बात सुनने के लिए राजी होता है। मगर वो पूछने लगा कि चलो ये बताओ उसके व्यूअर्स कितने हैं, जिस पर व्हाइट कंपनी हेड जोन से कहता है कि टोटल 20 बंदे होंगे। मगर ह्यूका कहती है कि झूठ मत बोलो, उसके टोटल 30 है। और ये कहते हुए वो कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रही थी, जैसे कि वो स्ट्रीमिंग के वर्ल्ड में कुछ ज्यादा ही बड़ा नंबर हो। व्हाइट भी अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि इससे ज्यादा बड़ा मैंने बेवकूफ अपने पूरी लाइफ में नहीं देखा। अजूरे कंपनी का हेड कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर कोई प्रैंक करने के लिए तो नहीं आए ना, क्योंकि एक 20 बोल रहा है और एक 30, तुम दोनों को ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि ये बहुत कम नंबर है। और हमें आखिरकार व्हाइट का नाम पता चलता है जिसका नाम हारू होता है। और कंपनी हेड दरअसल हारू और ह्यूका को एक टास्क दिया था। दरअसल उन दोनों को एक अच्छा सा कैंडिडेट ढूंढना था जो कि उनके कंपनी के सेल्स को स्काई रॉकेट कर सके। ह्यूका को तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो व्हाइट था उसको बहुत ज्यादा गैम्बलिंग की लत थी, इसलिए वो उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता था। तो उसकी इस आदत को सुधारने के लिए मैनेजर ने हारू और ह्यूका को एक टीम में रख दिया। मगर वो दोनों बहुत दिनों के बाद एक ऐसे बंदे को उसके सामने पेश कर रहे हैं जिसको टोटल 20 से 30 बंदे देखते हैं। तो ह्यूका मैनेजर से कहती है 20-30 नहीं, उसको पूरे 30 बंदे देखते हैं, आप उसके व्यूअर्स को डाउन मत कीजिए। जिसको सुनकर मैनेजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके 20 हो या 30 हो, स्टिल ये बहुत कम है। मैनेजर फ्रस्ट्रेट होकर ह्यूका से कहता है कि वो खुद लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं शुरू कर देती, उसके पास टैलेंट
प्रेसिडेंट है, वो लड़की है, उसको लोग बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पसंद करने लगेंगे और उसकी फैन फॉलोइंग भी बन जाएगी। तभी वो अपने मैनेजर की बात को बीच में काट कर बोलती है, चीफ मेरी बात सुनिए। व्हाइट को तो ये एक बहुत बड़ा बुरा सपना लग रहा था, क्योंकि हियुका इतनी ज्यादा प्रेसिडेंट है कि वो मैनेजर की बात को भी बीच में रोककर अपनी बात सुनाने लगी। व्हाइट बोलता है कि मैं कभी भी प्यार में नहीं पड़ूंगा, वरना वो भी ह्यूका की तरह दोगलापन करेगा। अब चलो उस बात को जानते हैं कि ह्यूका ने अपने मैनेजर तक को रोक दिया। तो ह्यूका बताती है कि अभी मैंने उसकी लाइव स्ट्रीम को चेक किया और उसके व्यूवर 30 से 40 हो गए, जिस पर मैनेजर तो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और उसकी पूरी बॉडी इन्फर्नो बन जाती है। और व्हाइट मैनेजर से बोलता है कि ब्रीथ ब्रीथ डीप ब्रीथिंग, ज्यादा गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती मैनेजर। उसके बाद सीन हमारा शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर पर। सुबारू वुल्फ के साथ फाइट करने के लिए एकदम रेडी था और वुल्फ भी जब अपने नोकीले पंजे बाहर निकालता है तो उससे हमें पता चल जाता है कि वुल्फ भी सुबारू के साथ लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। और सबसे पहले वो अपने आप को काउंट डाउन करने लगता है ताकि वो फाइट के बीच में ओवर थिंकिंग ना करने लगे, क्योंकि वो वुल्फ वॉरियर को बिल्कुल भी कम आंकने की गलती तो नहीं करेगा। और वो अपने डीमन ब्लेड को बाहर निकालकर उसकी एनर्जी को रिलीज करने लगता है और अपने मन ही मन में अपने आप को तसल्ली देते हुए सोचता है कि माना कि ये मेरी न्यू बॉडी है, लेकिन वो उसी तरीके से लड़ेगा जिस तरीके से वो हमेशा लड़ता हुआ आ रहा है। और जैसे ये बातें खत्म होती है तभी वुल्फ वॉरियर सुबारू के ऊपर झपट्टा मारता है, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट था। और जो लोग लाइव देख रहे थे वो तो उसके मूवमेंट को बिल्कुल प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाए, लेकिन हमारे सुबारू की बात तो अलग है, क्योंकि सुबारू उसके अटैक को रोक देता है। लेकिन जैसे दूसरी बार वो अटैक करने के लिए आता है तो दोनों के टकराव से शॉक वेव निकल रही थी। मगर हमने ये भी नोटिस किया कि सुबारू स्लोली स्लोली पीछे ढकेला जा रहा था, जिससे सुबारू को ये बात तो पता चल गई कि जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा था तो वॉरियर वुल्फ उससे भी स्ट्रॉन्ग है। वो यहाँ तक ये कह देता है कि जहाँ तक उसमें स्ट्रेंथ है शायद वो इस वॉरियर वुल्फ को हरा दे, मगर हाउ एवर उसके पास एक दूसरा प्लान भी मौजूद होता है। मगर उससे पहले वॉरियर वुल्फ उससे कहता है कि तुम एक ट्रूली वॉरियर हो, और ये कहकर वो इस बारी दमदार सा अटैक सुबारू पर कर देता है। मगर ये देखते ही सुबारू उस अटैक को डॉच कर लेता है। चाहे सुबारू एक ट्रू वॉरियर हो या फिर ना हो, वुल्फ उसको ये बताता है कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। और अगेन उस वुल्फ ने सुबारू पर अटैक किया और सुबारू ने काउंटर में उसके अटैक को रोक दिया। इस बार के अटैक को देखकर चैट में भी सारे के सारे ऑडियंस क्रेजी मैसेज करने लगे। वो कहने लगते हैं कि उन लोगों ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वॉरियर वुल्फ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेगा। और कुछ लोग ये भी कहने लगते हैं कि उन लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई मूवी देख रहे हो। और वॉरियर वुल्फ के अटैक से धकेलते धकेलते सुबारू अपने आप को कॉर्नर में बिल्कुल पाता है। खुद को कॉर्नर में पाकर सुबारू मन ही मन में हमको एक चीज बताता है कि जिंदगी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिनको अपने तजुर्बे और तरीके से तुम्हें सॉल्व करना होता है, ना कि तुम ये सोचो कि तुम में हिम्मत है, स्ट्रेंथ है तो तुम हार ना मानो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम जब सुबारू को नेक्स्ट पैनल में देखते हैं तो जो कि कुत्तों की तरह हाफ रहा था, जो देखकर वॉरियर वुल्फ उससे कहता है कि बहुत खूब, तुम जितना मुझसे लड़े मैं इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारे साथ लड़कर मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, मगर अब इस बैटल को खत्म करने का वक्त आ चुका है। ये कहकर जब वो फाइनल ब्लो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर करने जाता है तो हमारा मेन कैरेक्टर बस मुंडी को साइड करके उसके अटैक को डॉच कर लेता है और सीधा उस वॉरियर वुल्फ के आंखों में आंखों को डालकर बोला, मैं अब तक अपने लिमिट तक नहीं पहुंचा। और अगर बात की जाए इस बैटल की तो तुम्हारे अटैक्स पावरफुल तो है, लेकिन तुम्हारे अटैक करने का तरीका बहुत ज्यादा ही प्रिडिक्टेबल है। और मैं बस थोड़े देर में ही तुम्हारे फाइटिंग करने के तरीके को इजी तरीके से समझ चुका हूँ और अब मैं तुम्हारे फाइटिंग के तरीके को इजीली पढ़ पा रहा हूँ। और तो और यहाँ तक कि मैं तुम्हारे फाइटिंग पैटर्न को इतनी अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ कि मैं आंखें बंद करके तुम्हारे अटैक को इजीली डॉच कर सकता हूँ। और ये कहकर फाइनली सुबारू उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक कर देता है, जिससे वो अपने डीमन ब्लेड से उस वॉरियर वुल्फ की छाती को फाड़ देता है और बाद में वो उस वॉरियर वुल्फ की गर्दन को काटकर उसका काम तमाम कर देता है। और मरने से पहले वो वॉरियर वुल्फ हमारे हीरो से कहता है कि तुम वाकई में एक रिमार्केबल वॉरियर हो। और सुबारू के साथ लड़ने में वॉरियर वुल्फ को बहुत ज्यादा मजा आया। पूरी तरीके से मरने से पहले वॉरियर वुल्फ अपना नाम सुबारू को बताता है, जो कि वो सभी किसी को नहीं बताता, और उसका नाम ग्रैक होता है। और मरने के बाद सिस्टम नोटिफिकेशन से बताता है कि सुबारू ने वुल्फ वॉरियर ग्रैक को हरा दिया है और उसको इसके बोनस पॉइंट्स भी मिलेंगे। और अब चैट की बारी होती है। चैट में एक तरफ तो सुबारू की चर्चा चल रही थी और दूसरी तरफ उसको चीटर बुलाया जा रहा था। चर्चा इसलिए चल रही थी क्योंकि उसने वॉरियर वुल्फ ग्रैक को हराया है, और चीटर इसलिए बुलाया जा रहा था क्योंकि धूल मिट्टी उड़ाकर उसने अंदर कुछ ऐसा किया है जिससे ग्रैक को उसने फाइट में हरा दिया। मगर सुबारू चैट से कहता है, ये सारी फाइट लाइव चल रही थी और तुम सभी ने देखा है कि मैंने उस ग्रैक वॉरियर को इजीली अपने हाथों से हराया। और अगर अब व्यूअरशिप
की बात की जाए तो वो 40 से अब 56 तक चली गई थी। मिशन अब कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ अब वादे के हिसाब से उसको 3000 क्रेडिट पॉइंट्स मिल जाते हैं। अभी के लिए सुबारू उन क्रेडिट पॉइंट्स का यूज तो करना चाहता है, लेकिन वो अभी सही समय नहीं है, इसलिए वो सेफ वॉलेट में इन 3000 क्रेडिट पॉइंट्स को अपने बाकी क्रेडिट पॉइंट के साथ रख लेता है। और अगले पल जब वो दरवाजा खोलता है तो ट्रायल को कंप्लीट करने की वजह से और बोनस पॉइंट्स की वजह से सिस्टम उसको बहुत सारी क्लास चूज करने को देता है, जिसमें विंड, आइस, वाटर, पॉइजन, सोल, नेचर सब ट्रायल मौजूद थी। मगर जो सुबारू को चाहिए तो वो तो थंडर ट्रायल है। और थंडर ट्रायल की तरफ देखकर चैट उससे कहती है कि अब पता चलेगा, तुमने अपना नाम सुबारू तो रख दिया है, मगर तुम थंडर ट्रायल को चूज करोगे या फिर नहीं, अब डिपेंड करेगा। जिस पर सुबारू उससे कहता है कि इस टावर में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको सुबारू ओवरकम नहीं कर सकता। और ये कहकर वो थंडर ट्रायल को एक्सेप्ट कर लेता है। और अब हम जब अजूरे कंपनी पर वापस आते हैं तो वो वक्त दिखाया जाता है जब वॉरियर वुल्फ को सुबारू ने हरा दिया था। ह्यूका के साथ व्हाइट और मैनेजर बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। उनको सुबारू बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था, यहाँ तक कि उसके जीत का वो दोनों जश्न भी मना रहे थे। ह्यूका कहती है कि आपने देखा, अब उसके व्यूअर्स 60 हो चुके हैं। उसके व्यूअर्स लगातार बढ़े जा रहे हैं, वरना किसी के भी फ्लोर 2 पर इतने ज्यादा व्यूअर्स नहीं आते और ना ही किसी को फ्लोर 2 पर सुपर चैट के जरिए मिशन दिया जाता है, जो कि अब कुल मिलाकर 3 से 13 हो चुकी है। मैनेजर जॉन ह्यूका से कहता है कि अब तुम्हारी बात को मुझे मानना ही पड़ेगा। ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, इतना इनक्रेडिबल कि उसने वाकई में वुल्फ वॉरियर ग्रेग को हरा दिया, जो कि अभी तक हिस्ट्री में कभी भी उसको नहीं हराया गया। और इन सभी पॉइंट्स को मुद्दे पर रखकर एक ये भी पॉइंट है कि ये अभी तक फ्लोर 2 पर है, जिस पर मैनेजर जॉन को कुछ भी पता नहीं कि आगे फ्यूचर में इसके साथ क्या होगा, क्योंकि वो एक ऐसे स्ट्रीमर को हायर नहीं करना चाहते जो कि बीच में ही मुश्किलों का सामना ना करके स्ट्रीमिंग को छोड़ दे। और वो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता। मगर उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर ह्यूका समझ गई और वो चीफ जॉन को एक प्रपोजल देती है, जो कि एक बेट होता है। ह्यूका बहुत बड़ा ही बेट लगाती है। उसके हिसाब से अगर सुबारू थंडर ट्रायल को ऑब्टेन नहीं कर पाता तो वो हारू और उसकी सैलरी को 5 सालों तक स्टिल रख सकता है। मतलब साल के बाद उनकी सैलरीज बढ़ने वाली होती हैं। और ह्यूका अपनी सैलरी की बेट लगा देती है, मगर वो अपने साथी व्हाइट को भी इस बेट में फंसा देती है। मगर सिर्फ उसके फेवर में ही ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और वो कहती है कि अगर उसने सक्सेसफुली लाइटनिंग को ऑब्टेन कर लिया तो हमें बिना किसी डिस्कशन के उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होगा। व्हाइट फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है कि मैनेजर वोंग, मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे अपने पैसे इसमें नहीं लगाने, वैसे ही मेरे पास पैसे बहुत कम है। आप लोगों को अगर बेट लगानी है तो आप लोग लगाओ, मुझे बस इसमें मत खींचो। लेकिन मैनेजर उस ह्यूका के साथ बेट लगा चुका था, क्योंकि उसको भी पता है कि अब तक जिसने भी थंडर ट्रायल को ऑब्टेन किया है तो वो सिर्फ एक ही बंदा था, जो कि ओरिजिनल सुबारू था। इसलिए वो ह्यूका को सावधान होने के लिए भी कहता है, क्योंकि उसने एक बहुत ही खतरनाक जो बैट लगा दी है। मगर ह्यूका मुस्कुराते हुए बोलती है कि अरे सर, पता तो तब चलेगा ना जब वो अंदर जाएगा और रिजल्ट्स हमारे सामने होंगे। तो रिस्पॉन्स में मैनेजर जोंग उससे बोलता है, चलो अगर तुम्हें अपने बंदे पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो मैं तुम्हारी बैट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और बेचारे व्हाइट के मुंह पर हाथ रखकर उसको तो कुछ बोलने भी नहीं दिया जा रहा था, बस उसे फोर्सफुली एग्री करना पड़ रहा था। जैसे ही सुबारू थंडर ट्रायल के फ्लोर पर आता है तो उसके आने से पहले मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। वो आते ही लगभग मर चुका था, लेकिन फैल्कन नाम का बंदा आया जिसने सुबारू की जान बचाई। और यहाँ पर मैं आप सभी को एक ट्विस्ट बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी इस ट्विस्ट से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था। इस थंडर ट्रायल पर जितने भी आप लोगों को देखोगे, ये सारा का सारा सिस्टम के जरिए बनाया गया है। मतलब कि ये सारे के सारे लोग और सारा सिचुएशन फेक है और ये थंडर ट्रायल का बस पार्ट है। और आगे से जो भी मरेगा और सुबारू थंडर ट्रायल को ऑब्टेन करेगा तो ये सब के सब सुबारू के एक सपोर्ट कास्ट होंगे। ये सिर्फ सुबारू के लिए नहीं, अभी तक जितने भी प्लेयर यहाँ पर आए थे वो भी थंडर ट्रायल को ऑब्टेन करने के लिए, तो उन सब लोगों ने इन लोगों को देख रखा है। इसलिए बहुत सारे लोगों को पता होता है कि अब इस फ्लोर में क्या होगा। मगर उन लोगों को क्या पता अब इस फ्लोर में नारुकामी सुबारू आया है, तो उनको अब बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें देखने को मिलेगी। अच्छा, तो अब जिस चीज से सुबारू की जान बचाई है इस फैल्कन ने, तो वो एक बहुत बड़ा टाइटन होता है। फैल्कन सुबारू से कहता है कि क्या तुम्हारे होश उड़ गए हैं क्या, वो भी इतने बड़े टाइटन को देखकर जिस वजह से तुम इसको बस देखे ही जा रहे हो। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, यहाँ से भागो वरना
वरना तुम मारे जाओगे। मगर जहाँ तक सुबारू की बात है, वो इस टाइटन को देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान था और वो कहता है कि आखिरकार ये टाइटन यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर सिस्टम उसको नोटिफिकेशन के जरिए बताता है कि अब सुबारू को टाइटन्स के एक फ्रेगमेंट को मारना होगा। इन सभी बातों को सुनकर सुबारू के साथ साथ चैट में जितने भी लोग थे वो सारे कंफ्यूज हुए, क्योंकि टाइटन का यहाँ पर होना इसलिए बात का सेंस नहीं बना रही, क्योंकि ये टाइटन फ्लोर 4 का टेस्ट टायर है। मगर इसको फ्लोर 2 पर देखकर ये सारे लोग कंफ्यूज हुए कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। लेकिन तब तक टाइटन ने सुबारू को अपना टारगेट बना चुका था और बस उसको मारने के लिए तैयार था और सुबारू बस उसको देखे ही जा रहा था और अपने दिल ही दिल कंफ्यूज होकर बोलने लगता है, क्या वुल्फ वॉरियर ग्रेग को हराने के बाद सिस्टम में कुछ चेंजेस आ गई हैं, इसीलिए शायद लेवल 4 का टाइटन लेवल 2 पर आ चुका है। लेकिन मामला कुछ भी हो, सुबारू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और चैट को भी बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जब टाइटन सुबारू पर जोरदार हमला करता है तो उसको बड़े स्टाइल से सुबारू डॉज कर लेता है। हालांकि उसका अपोनेंट बहुत ज्यादा ही बड़ा है, लेकिन उसके अंदर दिमाग बिल्कुल भी नहीं है और इस टाइटन के अटैक पैटर्न बिल्कुल ही उस ग्रेग की उसको याद दिला रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल तो है लेकिन इन दोनों का अटैक पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम है। तो सुबारू को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टाइटन के अटैक को आता हुआ पहले ही प्रिडिक्ट कर पा रहा है। तो टाइटन चाहे कुछ भी कर ले, सुबारू के ऊपर उसका एक भी अटैक लैंड नहीं करने वाला। सुबारू इसीलिए वहां पर खड़ा था। तभी फैल्कन उसके पास आकर कहने लगा, मैंने तुम्हारी जान को बहुत ज्यादा मुश्किलों से बचाई है, तो तुम अपनी जान को दोबारा से क्यों मरना चाहते हो, जल्दी से जाकर एक सेफ जगह पर चले जाओ। मगर हमारे सुबारू के लिए फैल्कन बस एक इंटरफेरेंस से ज्यादा कुछ भी नहीं था। सुबारू ठान लेता है कि फैल्कन के पहुंचने से पहले ही वो उस टाइटन को मारना चाहता है, वरना फैल्कन इंटरफेरेंस करेगा और फाइट उसको लड़नी पड़ेगी और उसको भी बचाना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए वो अपने स्वॉर्ड की एनर्जी को पहले ही रिलीज करने लगता है। वो एकदम अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है, लेकिन अटैक करने से पहले वो टाइटन को अटैक करने देता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि वो इस टाइटन के वेपन पर चढ़कर उसके गर्दन तक पहुंचना चाहता था। वो उसके वेपन पर चढ़ते हुए स्पीड बढ़ाता है और फिर उसकी गर्दन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसने एक लंबी छलांग मारी, जिसको देखकर फैल्कन भी बहुत ज्यादा हैरान हुआ और टाइटन जिसमें कि दिमाग कम है वो हमारे सुबारू को बस देखे ही जा रहा था। सुबारू जब टाइटन के गर्दन पर लैंड करता है तो वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और स्वॉर्ड उसमें घुसेड़ देता है, जिससे टाइटन की चीखें निकल जाती हैं और सुबारू उससे गुस्से में कहता है कि अब पता चला कि दर्द क्या होता है और अब ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अब ये दर्द बस थोड़ी देर ही रहेगा और बाद में फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए सो जाओगे। और इसी के साथ वो टाइटन अपना दम तोड़ देता है और वो सीधा अपने मुंह के बल गिरता है। टाइटन के फ्रेगमेंट्स को मारने के बाद सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, जिसको देखकर चैट बिल्कुल ही हैरान हो जाती है, क्योंकि ये फ्लोर 2 था मगर सिस्टम बताता है कि फ्लोर 4 के टाइटन को हराने के लिए उसको कांग्रेचुलेट किया जाता है। इस बग से सुबारू को ही सीधा फायदा मिलता है, क्योंकि उसका लेवल सीधा 3 गुना बढ़ता है और साथ ही उसके स्टेट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जो उसको क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं वो पूरे के पूरे 4000 होते हैं। इसके अलावा उसको टाइटन हार्ट का फ्रेगमेंट भी मिलता है, जो कि ठंडर होता है। फैल्कन का मुंह बिल्कुल खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से एक बंदा इतने बड़े जाइंट को कैसे मार सकता है, वो भी एक बार में। और सेम रिएक्शन चैट की भी थी। वो तो कहने लगते हैं कि सच में सिस्टम इसको एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा है। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और मुझे पता है तुम्हें ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आ रही है और तुम चाहते हो इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करूं, तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट मत भूलना। बाय।